नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, एग्जाम खत्म होने से पहले हार कैसे मान लूं। एग्जाम खत्म होने से पहले हार कैसे मान लूं। एचएसएससी अभी जीती नहीं और मैं अभी हारा नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं प्रदीप कुमार आपके लिए और एक बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूँ। सर, आप पहले हरियाणा करंट अफेयर क्यों करवा रहे हो? क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी जैसे किसी बच्चे का स्टेट का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है ना, उसमें ये मतलब करंट अफेयर ही मत काउंट करके चलो। टोक्यो ओलंपिक में अगर पदक जीतना कोई छोटी बात नहीं होती, तो यहाँ से पूरे साल क्वेश्चन आएंगे। सुदेश जी नमस्ते, सुनीता जी, रीना जी, सभी को गुड मॉर्निंग। और कल हमने ना कॉमनवेल्थ गेम पढ़ा था, तो कॉमनवेल्थ गेम का कौन सा एडिशन था? 22वां एडिशन कॉमनवेल्थ गेम का था। 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में खेले गए। कितने मेडल जीते? 22, 16, 23। टोटल 61 मेडल जीते। हरियाणा का 17 मेडल में व्यक्तिगत और 3 मेडल में टीम यूनिट का क्या था? योगदान था। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमने पढ़ी। भारत कौन से नंबर पर रहा? भारत कॉमनवेल्थ में चौथे नंबर पर रहा। सुदेश जी कैथल डिस्ट्रिक्ट से हैं, वेलकम। गुड़िया, जगदीप सिंह, राम राम, संजू, सुनीता। ठीक है, कल वाली वीडियो अपलोड हो गई है। मनदीप गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो मोहम्मद सोबर हुसैन गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, आज हम टोक्यो ओलंपिक का इतिहास पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं मोटी मोटी बातें बताता हूँ कि इस बार टोक्यो ओलंपिक है ना, वो रैंक पूछेगा कौन से रैंक का हुआ? 32वें नंबर का हुआ। कॉमनवेल्थ कौन से नंबर का था? 22वें नंबर का था। कॉमनवेल्थ का शुभंकर क्या था? तो कॉमनवेल्थ का शुभंकर पेरी दाबुल था। और इसका शुभंकर मीरातोवा रहेगा। क्या रहेगा? मीरातोवा रहेगा। टोक्यो ओलंपिक पेंडेमिक या कोविड के कारण ना 2020 में होने थे, लेकिन हुए कब? 2021 में। तो कौन से नंबर का था? 32वें का था। अगला कब होगा? 33वें नंबर का 2024 में होगा। वो कहाँ पर होगा? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होगा। मेन मेन बातें लिखने याद करनी है। तो टोक्यो ओलंपिक है ना 2020, ये हुआ कब? तो हुआ 2021 में था। लेकिन ये है कौन से नंबर का प्यारे बच्चों? तो टोक्यो ओलंपिक है ना, ये 2020 है। और ये हुआ कब? 2021 में हुआ। 23 जुलाई से 8 अगस्त, ये याद रखना। 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त के बीच में ये हुआ। और इसमें ना भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 7 मेडल जीते। याद, 1 गोल्ड, 1, 2, 4 याद कर सकते हो। 1 गोल्ड जीता, 2 भारत ने सिल्वर जीते, 4 ब्रोंज जीते। टोटल 7 जीते। उसमें से ना 3 मेडल में हरियाणा का योगदान था। हरियाणा से 1 गोल्ड आया जो नीरज चोपड़ा लेकर आए, 1 सिल्वर आया जो रवि दहिया लेकर आए, 1 ब्रोंज आया जो बजरंग पूनिया लेकर आए। और एक हॉकी टीम में बिना हरियाणा के कितने प्लेयर थे? 2 प्लेयर थे। तो व्यक्तिगत रूप से हरियाणा में 3 मेडल आए और टीम इवेंट में 1 मेडल, यानी 7 में से 4 मेडलों में हरियाणा वालों का क्या था? योगदान था। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो टोक्यो ओलंपिक है ना, ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में टोक्यो जापान में हुए। शुभंकर मीरातोवा, ये याद कर ला, मीराईतोवा, इसका शुभंकर याद है जैसे है ना पेरीदा बुल। और पेरा ओलंपिक का शुभंकर सोमाइटी। ठीक है, और खेलो इंडिया यूथ गेम का हरियाणा का शुभंकर धाकड़दा बेल। ये शुभंकर से क्वेश्चन आएगा। तो संस्करण कौन सा हुआ? ये पक्का आएगा 32वां। मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन, ये भी आ चुका है। इस ओलंपिक का जो मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशन। और थीम रहेगा गो गो ऑनवर्ड्स, आगे बढ़ो। क्या रहेगा? थीम क्या रहेगा? आगे बढ़ो। और मोटो क्या रहेगा? यूनाइटेड बाय इमोशन। गुलाब जी राम राम, श्वेता जी गुड मॉर्निंग गुड़िया। ठीक है, मोटो क्या रहेगा? यूनाइटेड बाय इमोशन। और थीम क्या रहेगा? आगे बढ़ो, इसका क्या रहेगा? थीम रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या रहेगा? ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य रहेगा प्यारे बच्चों, स्ट्रोंगर हाइयर, आपका फास्टर स्ट्रोंगर हाइयर टुगेदर। फास्टर स्ट्रोंगर हाइयर टुगेदर, ये क्या रहेगा? सर, मेरी लाइव क्लास 8 बजे सुबह नहीं चलती, आपकी क्लास चलती है। वैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
क्लास होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा मोहम्मद भाई, ठीक है। फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर, ये क्या रहेगा, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य रहेगा। एक ये पक्का आएगा, भारतीय दल के उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक कौन थे, मेरी कॉम, मुक्केबाजी की प्लेयर है, और मनप्रीत सिंह। और हमने कॉमनवेल्थ में पढ़ा था तो उसमें पीवी सिंधु थी, और कौन था पीवी सिंधु के साथ, है ना, मनप्रीत सिंह था। यहाँ भी प्यारे बच्चों भारतीय दल के उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक थे मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। समापन में हरियाणा से थे बजरंग पूनिया, तो पक्का पूछा जाएगा भारतीय दल के समापन समारोह के ध्वजावाहक कौन थे, बजरंग पूनिया। 2024 के ओलंपिक खेल कहां पर होंगे, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होंगे। कब होंगे, 2024 में होंगे। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 है, हुआ कब, 2021 में हुआ था। और 2024 में कहां पर होंगे, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होंगे। कहां पर होंगे, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और भारत के कुल कितने प्लेयरों ने भाग लिया, 126 प्लेयरों ने भारत के क्या लिया था, इसमें हिस्सा लिया था। दोबारा बताता हूं, टोक्यो ओलंपिक कौन से नंबर का था, 32वें नंबर का था। 2020 में होना था, 2021 में हुआ। भारत है ना, इसमें भारत की रैंक पूछे तो 48वीं रैंक आई, जो आज तक की सर्वश्रेष्ठ रैंक है। और ओनली हरियाणा की रैंक पूछे ना, तो ओनली हरियाणा की रैंक 66वें नंबर की बनेगी इन मेडलों के हिसाब से। रीता जी नमस्ते, कृष्णा जी, दीपा जी, काजल जी, सभी को राम राम नमस्ते। भारतीय दल के उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और समापन के कौन रहेंगे, बजरंग पूनिया रहेंगे। और 24 के कब होंगे, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में होंगे। और भारत के कुल 126 प्लेयरों ने भाग लिया। तो भारत ये ना 7 मेडल जीतकर कौन सी टैली में स्थान पर रहा, 48वें नंबर पर। कल मैंने कॉमनवेल्थ का याद करवाया था, कॉमनवेल्थ का 22, 1, 23, एक के आगे 6, 22, 16, 23, तो टोटल 61 मेडल जीते थे। और इसमें ना भारत ने 7 जीते हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। 1 2 3 तो पढ़ते हो, 1 2 4, 1 2 4, 124, 1 2 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड में किसका था, हरियाणा से नीरज चोपड़ा, जो जिनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को खंडरा गांव पानीपत में हुआ। गोल्ड। सिल्वर कौन लेकर आए, रवि दहिया लेकर आए, जिनका जन्म भी 12 दिसंबर 1997 को नाहरी सोनीपत में हुआ। बजरंग पूनिया जी ब्रॉन्ज लेकर आए, जिनका जन्म 26 फरवरी 1994 को खुंदन झज्जर में हुआ था। तो टोटल भारत के 7 मेडल आए। ये देखो भारत का ओलंपिक के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा। रैंकिंग पूछे तो भारत की कौन सी रहेगी, 48वीं रैंकिंग रहेगी। आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अब तक भारत ने ओलंपिक के इतिहास में कुल कितने मेडल जीते हैं, 35 मेडल जीते हैं। ओलंपिक के इतिहास में कितने मेडल जीते हैं, 35 जीते हैं। जिनमें अभी प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था ना आपका, ये ग्रुप सी का एग्जाम था ना, उसमें पूछा है भारत ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल किस में जीते हैं, हॉकी में 8 मेडल जीते हैं। आज तक भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस में जीते हैं, हॉकी में जीते हैं, 8 गोल्ड मेडल। और लास्ट बार गोल्ड मेडल हमने कब जीता था, 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। और इस बार ना कितने वर्ष के अंतराल के बाद हॉकी में मेडल आया है, 41 वर्ष के अंतराल के बाद, है ना। इस बार हॉकी में कौन सा मेडल आया है, कांस्य पदक हॉकी में आया है। और हमने ना 5-4 से हराया था, कांस्य जीता था। तो 41 वर्ष बाद मेडल आया। हॉकी ने भारत को 8 गोल्ड मेडल जिताए हैं। एक गोल्ड मेडल है ना, वो अभिनव बिंद्रा ने जिताया था 2008 में। अभिनव बिंद्रा ने जिताया था, 2008 में जिताया था, गोल्ड मेडल जिताया। और एक किसने जिताया है, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ने जिताया है। और ये मेडल है ना प्यारे बच्चों 7 अगस्त के दिन जीता है। और ओलंपिक ने ये घोषणा कर दी 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 7 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाएगा, तो 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया। रविंद्र जी जरूर इस पर डिस्कस करेंगे, 7 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाएगा, जेवलिन थ्रो डे कब मनाया जाएगा, 7 अगस्त, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेल खत्म होने से एक दिन पहले गोल्ड जीता था। और इन्होंने 87.58 मीटर लंबा क्या फेंका था, भाला फेंका था, वो भी हम पढ़ेंगे। तो कांस्य पदक है ना इसने कि मतलब जो हमने जर्मनी को, हमने ना भारत ने हॉकी में मतलब क्या जीता इस बार, कांस्य पदक, कितने वर्ष बाद, 41 वर्ष बाद। ये क्वेश्चन आया था। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किस में आए, हॉकी में आए हैं, 8 गोल्ड मेडल आए हैं। तो ये याद कर लेना। एक नजर ओलंपिक 2020 के महत्वपूर्ण जानकारी, ये याद कर लेना। महाराष्ट्र राज्य की 41 वर्षीय तेजस्विनी सावंत ओलंपिक में डेब्यू करने वाली देश की सबसे उम्र दराज ओलंपियन है। 41 वर्ष की उम्र में, जज्बा देखो,
हरियाणा में 42 वर्ष के बाद कोई जॉब भी नहीं लग सकता। और ये 41 वर्षीय ओलंपिक में भाग लिया था तेजस्विनी, ये महाराष्ट्र से रहेगी। ओलंपिक में डेब्यू करने वाली देश की सबसे उम्रदराज ओलंपियन बनी थी। मणिपुर की मीराबाई चानू ने भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी। उन्होंने कुल 202 किलोग्राम का वजन उठाया। तो मणिपुर की कौन रहेगी? मीराबाई चानू। याद रख लेना, इन्होंने कौन सा मेडल जिताया है? रजत पदक जिताया है। किसने जिताया है रजत पदक? है मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतने वाली क्या रहेगी? क्लास पूरी होते ही सुदेश जी इसकी रिकॉर्डेड मिल जाएगी। मणिपुर की मीराबाई चानू ने भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी है। 202 किलोग्राम वजन उठाया। ये देखो नोट, ओलंपिक में किसी भी इवेंट में देश को सिल्वर दिलाने वाली अब तक 2 महिलाएं हैं। इससे पहले ना 2016 में पीवी सिंधु ने भी क्या दिलाया था? बैडमिंटन में क्या दिलाया था हमें? मतलब मेडल जिताया था। तो ये देखो याद कर लेना, ओलंपिक के किसी भी इवेंट में देश को सिल्वर जिताने वाली अब तक सिर्फ 2 महिलाएं हैं। एक है बैडमिंटन में मीराबाई चानू, तो ये भारोत्तोलन में रहेगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने दिलाया था। और मीराबाई चानू ने किस में दिलाया है? वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम वर्ग में 202 केजी का वजन उठाया। मीराबाई चानू मणिपुर से रहेगी। भारोत्तोलन के 125 साल के ओलंपिक इतिहास में भारत को पहला रजत पदक मीराबाई ने चानू ने जिताया। यानी 125 वर्ष के इतिहास में आज तक है ना, भारत ने कभी भी मेडल नहीं जीता था वेट लिफ्टिंग में। तो मीराबाई चानू को हम सैल्यूट करते हैं। और रजत पदक जीतने वाली आज तक की केवल दूसरी महिला है। पीवी सिंधु ने 2016 में जिताया। और इस बार पीवी सिंधु ने 2021 में ना वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है। तो पीवी सिंधु भी एकमात्र ऐसी महिला बनी है जिसने 2 ओलंपिक में लगातार मेडल जिताए हैं। इससे पहले सुशील कुमार ने 2008 और 2012 में मेडल जिताया था। 2008 और में उन्होंने कांस्य जिताया, 2012 में उन्होंने सिल्वर। और ये सागर हत्याकांड के कारण सुशील कुमार वर्तमान में जेल में रहेंगे। तो ये याद कर लेना। स्केटबोर्डिंग खेल को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया। इसके अलावा कराटे, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, यानी 4 नए गेम इस बार शामिल किए गए थे। एक स्केटबोर्डिंग, एक कराटे, एक सर्फिंग, एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, 4 नए गेम शामिल किए गए। कराटे और जो स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये 4 नए गेम इस बार क्या किए गए हैं? ऐड किए गए हैं। उत्तराखंड की वंदना हॉकी खिलाड़ी भारत के लिए ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। उत्तराखंड की कौन रहेगी? वंदना रहेगी। उत्तराखंड की वंदना हॉकी खिलाड़ी भारत के लिए ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी रहेगी। कौन रहेगी? उत्तराखंड की। कल की अपलोड हो गई है रविंदर जी, आप चेक करो, ठीक है। कल की क्लास है, अपलोड हो गई है। उत्तराखंड की वंदना हॉकी खिलाड़ी भारत के लिए ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली खिलाड़ी है। तो वंदना कहां से रहेगी? उत्तराखंड से रहेगी। और इस बार हॉकी टीम की कप्तान आगे अभी वर्तमान में पूछे तो श्वेता पूनिया है, जो कहां से रहेगी? आपकी जोध का सिरसा से रहेगी श्वेता पूनिया, ठीक है। पीवी सिंधु शटलर भारत के लिए देखो लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडल जीता। 2016 में सिल्वर, 2016 में 2 ही लड़कियां मेडल लेकर आई। एक साक्षी मलिक ब्रॉन्ज लेकर आई और ये पीवी सिंधु सिल्वर मेडल लेकर आई। ओलंपिक में अब तक भारत के सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने एक से ज्यादा मेडल जीते। पहले सुशील कुमार थे। सुशील कुमार ने 2008 में भी जीता था और 2012 में भी जीता था। ये हरियाणा जी के ही है, जतिन कुमार। हरियाणा करंट अफेयर ही है। ये पूरी होते ही हरियाणा जी के शुरू होगी, क्योंकि अभी है ना जो कई बच्चों के स्टेट वगैरह के एग्जाम है, तो पहले थोड़ा करंट से उनको रूबरू होना चाहिए। और ये हरियाणा में ना देखो, एक तो नीरज चोपड़ा रट लेना, एक रवि दहिया रट लेना, एक बजरंग पूनिया। पूरे साल जब तक आप जॉब नहीं लगोगे ना जतिन जी, तब तक ये क्वेश्चन आते रहेंगे। ओलंपिक में अब तक भारत के 2 खिलाड़ियों ने एक से ज्यादा मेडल जीते हैं, सुशील कुमार और दूसरी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी बनी है। दुनिया की चौथी महिला खिलाड़ी और भारत की पहली महिला खिलाड़ी। असम की बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ये भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय व दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। इससे पहले
मतलब इसने क्या जीता है बॉक्सिंग में विजेंद्र सिंह बेनीवाल मेडल जिता चुके हैं। और 2008 में और 2012 में किसने दिलाया था, मेरी कॉम ने दिलाया था। यानी अब लवनीना ने दिलाया है मतलब क्या जीता है, कांस्य पदक है। तो आज तक हरियाणा में ना मतलब भारत में कितने कांस्य पदक आए हैं, यानी ओलंपिक के बॉक्सिंग में 3 मेडल आए हैं आज तक, एक विजेंद्र सिंह बेनीवाल, एक एमसी मेरी कॉम ने दिलाया था। तो ये याद कर लेना, ये तीसरी रहेगी असम की बॉक्सर लवलीना। भारतीय महिला हॉकी टीम ने, ये देखो भारतीय महिला हॉकी टीम ने 41 वर्ष के ओलंपिक के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है। और महिला टीम भी सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन सेमीफाइनल में वो मुकाबला हार गई थी। देखो भारत पहला देश बना है जिसकी हॉकी की पुरुष और महिला टीम ओलंपिक में एक साथ सेमीफाइनल में पहुंची। हरियाणा सिरसा की गोलकीपर स्विता पूनिया, ये जोध का सिरसा से रहेगी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 बार गोल होने से बचाया, जिसके कारण सविता पूनिया को स्ट्रॉन्ग बॉल अर्थात भारत की महान दीवार के रूप में मीडिया में चर्चित हुई। तो सविता पूनिया को क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉल कहा जाता है। सविता पूनिया को क्या कहा जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉल, या भारत की महान दीवार किसको कहा जाएगा, सविता पूनिया को कहा जाएगा। हरियाणा के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने क्वालिफिकेशन में 86.6 मीटर थ्रो कर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय जेवलिन थ्रोवर बने हैं। नीरज चोपड़ा का तो इतिहास पढ़ना है आपको, हर एग्जाम में नीरज चोपड़ा से। एक सुमित अंतिल है, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। एक मनीष नरवाल, उन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता है। तो नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल का पूरा बायोडाटा पढ़ना है, मैं आपको याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हरियाणा झज्जर निवासी रेसलर दीपक पूनिया ओलंपिक के 86 किलो बराग वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले देश के पहले खिलाड़ी थे, लेकिन ना ये सेमीफाइनल मुकाबला हार गए थे। कौन हार गए थे, दीपक पूनिया हार गए, लेकिन रवि दहिया जीते थे। तो ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्ष के ओलंपिक इतिहास में पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने किसको हराया, जर्मनी को 5-4 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले 1980 के मास्को ओलंपिक में भारत ने 8वां गोल्ड मेडल जीता। तो आज तक भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, ओलंपिक में 10 जीते हैं, 8 हॉकी में जीते हैं, एक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता है, और एक 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 माना जाएगा नीरज चोपड़ा ने जीता है। हरियाणा के सोनीपत के कुश्ती खिलाड़ी रवि दहिया ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने। इससे पहले सुशील कुमार ने सिल्वर जीता था। आज भी याद आता है रवि दहिया का वो फाइनल मुकाबला, मेरे को सेमीफाइनल मुकाबला आ रहा है, इनके घर वाले माता पिता टीवी देख रहे थे, और रवि जो दहिया है ना, ये काफी पिछड़े हुए थे उस मैच में, और इनके घर वाले है ना टीवी बंद कर देते हैं और रोने लग जाते हैं। तो इन्होंने ना फाइनल में ना, जिंदगी में प्यारे बच्चों इनसे सीखना, कभी हार मत मानना, ऐसा इन्होंने दाव खेला, विरोधी के ना दोनों कंधे जमीन पर लगवा दिए। और ये कुश्ती का रूल होता है, जब आप विरोधी के दोनों कंधे जमीन पर लगवा दोगे ना, तो मुकाबला है ना विरोधी हारा हुआ माना जाएगा। एक दांव ने इनको मुकाबला जिता दिया। आज भी याद है उस विरोधी खिलाड़ी ने ना उनकी बाजू को ना अपने दांतों से काट लिया था, दांत है ना बाजू के अंदर गड़ गए थे, लेकिन ये हरियाणा का शेर था, इसने हार नहीं मानी। तो और इन्होंने कौन सा मेडल जिता दिया, सिल्वर मेडल जिता दिया। तो हरियाणा के पानीपत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने 121 वर्ष के ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक में देश को पहला गोल्ड मेडल जिताया। 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो करके गोल्ड जीता। तो एथलेटिक में पहला गोल्ड रहेगा। ये भी आएगा, नीरज चोपड़ा ने कितना भाला फेंका, वही है प्यारे बच्चों 87.58। वही अक्सर एक बात याद आती है, मतलब क्या होता है कि नीरज चोपड़ा है ना, इनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इनके ताऊजी ने ना इनको कहा कि आप मतलब ग्राउंड में जाओ। ग्राउंड में जब ये गए ना, तो इन्होंने कहते हैं पहले ही अटेम्प्ट में ना बहुत ज्यादा भाला फेंक लिया। तो वहां पर सालों से तैयारी करने वाले प्लेयर है ना, वो प्रैक्टिस कर रहे, वो इनको देखते रह गए। बाद में इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंडियन आर्मी में भी कौन रहेंगे आपके, नीरज चोपड़ा रहेंगे। तो नीरज चोपड़ा को हम सैल्यूट करते हैं कि इन्होंने हरियाणा का नाम पूरे विश्व के सामने ला दिया। और आज नीरज चोपड़ा को हर कोई जानता है, पहले कोई नहीं जानता। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, सक्सेस है मैनी फादर बट फेलियर इज नन। सक्सेस जब आपको मिल जाएगी ना,
हर कोई आपको अपना बताएगा, लेकिन असफल इंसान के घर वाले भी अपने नहीं होते, इस बात को ध्यान रखना। तो ये नीरज चोपड़ा ने इन्होंने अपना मेडल किसको समर्पित किया था? मिल्खा सिंह को इन्होंने अपना मेडल समर्पित किया था। और नीरज चोपड़ा ने अपना ये गोल्ड मेडल किसको समर्पित किया था? मिल्खा सिंह को समर्पित किया। और टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग कौन सा था? लक्ष्य है तेरे सामने है, किसने गाया? मोहित चौहान। ये भी आ सकता है, टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग कौन सा था? लक्ष्य तेरे सामने है, मोहित चौहान के द्वारा गाया गया। अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के संदर्भ में पूरी जानकारी। भारत के 126 प्लेयरों ने भाग लिया, उसमें से 31 खिलाड़ी कहाँ से गए थे? हरियाणा से गए थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश के 6 व्यक्तिगत मेडल में 3 हरियाणा ने जीते थे, और पुरुष हॉकी के कांस्य मेडल में भी हरियाणा के 2 खिलाड़ी थे। तो टोटल 4 पदकों में हरियाणा का योगदान था। और टोटल पूछे हरियाणा के कितने मेडल में योगदान था? वैसे 6 व्यक्तिगत थे तो उसमें 50% था, लेकिन हॉकी में भी 2 हरियाणा के क्या थे? प्लेयर थे। एक है ना, एक प्यारे बच्चों, राशि से ये क्वेश्चन आपसे पक्का आएगा, एक राशि से क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। और एक गोल्ड होता है, एक सिल्वर होता है, एक ब्रॉन्ज होता है। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को 6 करोड़, सिल्वर जीतने वाले को 4 करोड़, ब्रॉन्ज जीतने वाले को 2.5 करोड़। और इस बार कहा है कि चौथे स्थान पर आने वाले को कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? 50 लाख रुपए चौथे स्थान पर आने वाले को दिए जाएंगे। और ये याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। चौथे स्थान पर आने वाले को कितने लाख रुपए की राशि दी जाएगी? 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। पुरुष हॉकी के कांस्य मेडल में भी हरियाणा के 2 खिलाड़ियों का क्या था? योगदान था। और महिला हॉकी चौथे नंबर पर आई है, उसमें से 9 खिलाड़ी कहां से थी? 9 महिलाएं कहां से थी? हरियाणा से थी। तो 15 सदस्य टीम में 9 खिलाड़ी कहां से थी? आपकी हरियाणा से थी। ज्योति जी गुड आफ्टरनून। तो ये याद करना, राशि से क्वेश्चन आएगा। इस बार भारत के कुल 126 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें हरियाणा के कितने थे? 31 थे। तो हरियाणा का परसेंटेज कितना था? इस बार बजट में परसेंटेज पूछा गया है, तो परसेंटेज कितना था? 24.6% था। और इस टोक्यो ओलंपिक में भारत के जीते गए पदकों में हरियाणा का योगदान 50% था। व्यक्तिगत 6 जीते थे, 3 हरियाणा ले आया, 50% ले आया, गोल्ड भी ले आया, सिल्वर भी ले आया, ब्रॉन्ज भी ले आया। देश की अगर मेडल टैली के हिसाब से अकेले हरियाणा का रैंक पूछे तो कौन सा है? 66वां। भारत का पूछे तो 48वां। इस साल का नहीं, अब तक के ओलंपिक के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ रहेगा। टोटल 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, 1 2 4 टोटल 7 मेडल थे। तो ये याद कर लेना। आज तक सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हॉकी में 8 जीते हैं, एक अभिनव बिंद्रा और एक नीरज चोपड़ा, 10 गोल्ड मेडल है। देश की मेडल टैली के हिसाब से अकेले 66वें स्थान पर हरियाणा रहा है। और ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 5.5 था, जबकि हरियाणा का अकेला स्ट्राइक रेट कितना था? 10% था। अब एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। नीरज चोपड़ा ये गोल्ड मेडल लेकर आए, इनके बारे में तो रट लेना। 24 दिसंबर 1997 को खंडरा गांव पानीपत में इनका जन्म हुआ। 24 दिसंबर 1997 को खंडरा गांव पानीपत में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम क्या रहेगा? इनके पिता का नाम सतीश कुमार रहेगा। माता का नाम पूछे तो इनका क्या रहेगा? सरोज देवी रहेगा। और कोच का नाम क्या रहेगा? क्लाउज बोर्टो नीटेस। क्लाउज बोर्टो नीटेस, क्लाउज याद कर लेना। कोच का नाम, कैसे कोच कैसे क्लाउज। पिता का नाम सतीश कुमार, माँ का नाम सरोज देवी। जन्म पूछे 24 दिसंबर 1997 को खंडरा सोनीपत में। खुद का जन्म भूल जाना, लेकिन नीरज चोपड़ा का जन्मदिन भूल गए ना, तो भैया ट्रेनिंग रुक सकती है कोई जॉब वाली। तो 24 दिसंबर 1997 को खंडरा पानीपत में। पिता का नाम सतीश कुमार, माता का नाम सरोज देवी, कोच का नाम क्लाउज बोर्टोनोटिस। खेल जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। कितना फेंका? 87 पॉइंट है। आपने पढ़ा होगा 5-8 मीटर इन्होंने क्या फेंकने का काम किया था? भाला फेंकने का काम किया। ये देखो, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता। ये स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बने हैं, और जबकि अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहेंगे। ठीक है। हरियाणा में किसी भी खेल में पहली बार ओलंपिक में गोल्ड लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किसी भी खेल में पहली बार ओलंपिक में गोल्ड लाने का श्रेय, यानी एथलीट की बात हो रही है। 125 वर्ष के इतिहास में पहला एथलेटिक में क्या आया है? गोल्ड आया है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इन्हीं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाने का फैसला किया है। तो प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को, क्योंकि इन्होंने गोल्ड जीता है 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त को क्या बनाया जाएगा? जेवलिन थ्रो डे बनाया जाएगा। अब रवि दहिया, इनका जन्म 12 दिसंबर 1997 को नाहरी सोनीपत में। पिता का नाम राकेश कुमार, माता का नाम रीमा रानी,
और कोच का नाम क्या रहेगा, सतपाल। वहां पर सरोज आपने सुना होगा, ठीक है। और पिता का नाम सतीश, माता का नाम सरोज, और क्लाउज जो उनका कोच था। इनके पिता का नाम राकेश, माता का नाम रीमा, कोच का नाम सतपाल। कुश्ती खेलते हैं। इनका भार वर्ग याद रखना, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता। ये रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी रहेंगे। इससे पहले रजत पदक किसने जीता था, सुशील कुमार ने रजत पदक जीता था, 2012 के ओलंपिक में जीता था, ये याद करना। बजरंग पूनिया, इन्होंने ब्रोंज जीता। 26 फरवरी 1994 को बजरंग पूनिया का जन्म हुआ। बजरंग पूनिया का जन्म पूछे, 26 फरवरी 1994 को खुंदन गांव झज्जर में हुआ। बलवान सिंह पूनिया इनके पिता का नाम है, माता का नाम ओम प्यारी है। और कहते हैं वर्तमान में ना बजरंग पूनिया जी मतलब सोनीपत में रहते हैं। बड़ी नाइस पर्सनैलिटी है। पर्सनली मैं जब ये मेडल जीते तो मतलब इनसे मिलकर आया था, बहुत ही बढ़िया इंसान है। पिता का नाम बलवान सिंह है, माता का नाम ओम प्यारी है। कोच का नाम पूछे ना, जॉर्जियन सेको, जॉर्जियन सेको इनके क्या रहेंगे, कोच रहेंगे। खेल कौन सा है, कुश्ती। जैसे रवि दहिया है वो 57 किलो वर्ग भार में खेले हैं, और ये किस में खेले हैं, 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। और अभी है ना जो कॉमनवेल्थ में बजरंग पूनिया क्या लेकर आए हैं, गोल्ड लेकर आए हैं। रवि दहिया भी क्या लेकर आए हैं, गोल्ड लेकर आए हैं। आज भी याद है जब इन्होंने कांस्य पदक जीता ना, अपने पापा से बलवान सिंह पूनिया से फोन मिलाया और रोने लग गए। कहते हैं पापा जब मैं फ्रांस की कैपिटल पेरिस जाऊंगा तो इस बार ना मेडल का रंग कुछ और होगा। तो कांस्य पदक जीता, ये भी कोई कम नहीं है, ठीक है। तो अन्य उपलब्धियां, 2018 में एशियाई खेलों में 65 किलोग्राम मेडल जीता। उन्होंने अपना ये गोल्ड मेडल है ना अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया। 2018 में एशियाई खेलों में भी गोल्ड जीता है, ठीक है। तो तीनों खेलों में मेडल जीत चुके हैं, मतलब कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता, एशियाई में भी गोल्ड जीता, और ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता। अटल बिहारी वाजपेयी को इन्होंने क्या किया था, ये समर्पित किया। मिल्खा सिंह को समर्पित किया था नीरज चोपड़ा ने। 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है, और इस बार 2022 के भी में इन्होंने गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ में। 2015 में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, 2019 में पद्मश्री व राजीव गांधी मिल चुका है। अभी राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान है बजरंग पूनिया। ब्रांड एम्बेसडर किसके रहेंगे, मोज, थम्स अप, एक्सॉन और एसिक्स। एसिक्स वो है जो लोअर वगैरह मतलब स्पोर्ट्स के आइटम बनाती है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे एक्सॉन के, मोज के, थम्स अप के, एसिक्स के रहेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, जिससे हरियाणा के 2 खिलाड़ी सोनीपत के सुमित व कुरुक्षेत्र के सुरेंद्र शामिल थे, ये याद कर लेना। मतलब हॉकी के प्लेयरों में भी 2 हरियाणा के थे, एक सोनीपत के थे, एक कुरुक्षेत्र के। सोनीपत के सुमित व कुरुक्षेत्र के सुरेंद्र शामिल थे। हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत उन्हें 2.5 करोड़ रुपए वह सीनियर कोच ग्रुप बी की नौकरी दी जाएगी। मतलब क्या है कि प्यारे बच्चों, हरियाणा सरकार यानी हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह रहेंगे, उन्होंने ये कह दिया है कि उन्हें ग्रुप बी की नौकरी दी जाएगी। 6 करोड़ गोल्ड की, 4 करोड़ सिल्वर की और 2.5 करोड़ ब्रॉन्ज की राशि रहेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में 4थे स्थान पर रही, और हरियाणा से 9 महिला खिलाड़ी थी। इन्हें सभी को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी, ठीक है। तो ये याद कर लेना, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के निवासी खिलाड़ियों को पदक जीतने पर कितनी राशि दी जाएगी, मैंने कहा 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़। और चौथे स्थान पर रहने वाले को कितना मिलेगा, 50 लाख। और जिसने भी प्रतिभागी किया है ना, यानी जिसमें इसमें हिस्सा लिया है, उसको कितने लाख रुपए मिलेंगे, 15 लाख रुपए मिलेंगे। नोट अब की बार हरियाणा सरकार की ओर से ओलंपिक में चयनित खिलाड़ियों को तैयारी के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, पहले नहीं दिए जाते थे। और जिसने हिस्सा लिया है 15 लाख, और तैयारी के लिए ओलंपिक की 5 लाख दिए जाएंगे। और प्यारे बच्चों, जीतने के बाद तो राशि दी जाती है, मतलब मैं तो कहता हूं तैयारी के लिए अगर राशि दी जाए ना, तो ये भारत है ना, ये हरियाणा वाले किसी में भी पीछे नहीं है। तो हमने टोक्यो ओलंपिक अब दोबारा रिवाइज करा देता हूं। टोक्यो ओलंपिक गुरुजी कब से कब तक हुआ,
तो 23 जुलाई से लेकर ये 8 अगस्त के बीच में खेला गया, 2021 में खेला गया। नाम 2020 रहेगा। भारत की रैंकिंग कौन सी थी गुरुजी? 48वीं रैंकिंग थी। और ओनली हरियाणा की रैंकिंग पूछे तो 66वीं रैंकिंग हो जाएगी। और भारत का सर्वश्रेष्ठ ये क्या था? ओलंपिक था। इसमें 1 2 4 भारत ने टोटल कितने जीते? 7 मेडल जीते। 1 गोल्ड जीता, 2 सिल्वर जीते और 4 कौन से मेडल जीते थे? ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किसने किया था? भारत ने किया। टोटल मेडल कितने जीते थे? भारत ने 7 जीते। उसमें ना हरियाणा से 3, 1 गोल्ड आया नीरज चोपड़ा 24 दिसंबर 1997 में खंडरा पानीपत। 1 सिल्वर आया रवि दहिया 57 किलो भार वर्ग में 12 दिसंबर 1997 में नारी सोनीपत। 1 ब्रॉन्ज आया 26 फरवरी 1994 को बजरंग पूनिया खुंदन गांव झज्जर से रहेगा। और ओलंपिक का ना जो मतलब यूनाइटेड बाय इमोशन, ये याद रखना है वाक्य, यूनाइटेड बाय इमोशन, ये पक्का आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। थीम क्या था? आगे बढ़ो। वो नया जोड़ा गया है फास्टर, नया आदर्श वाक्य फास्टर, स्ट्रोंगर, हाइयर और टुगेदर, वो नया जोड़ा गया था। रैंक ये संस्करण पूछा जाएगा 32वां था। और भारत की पोजीशन 48वीं थी, सर्वश्रेष्ठ पोजीशन रहेगी। और जो शुभंकर पूछा जाएगा वो मीरा तोवा रहेगा। इतने चीज याद कर लेना, ओलंपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब पैरा ओलंपिक पढ़ते हैं, क्योंकि ओलंपिक के साथ पैरा ओलंपिक पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। राशि सेम है, 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़। पैरा ओलंपिक भी कहाँ पर हुए थे? टोक्यो जापान में हुए। इसमें ना अगर मैं बात करूं टोटल भारत ने कितने मेडल जीते? 19 मेडल जीते, 586, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज जीते। और इन 19 मेडल में से 6 हरियाणा लेकर आया, 2 गोल्ड लेकर आया पैरा ओलंपिक में। 2 गोल्ड कौन लेकर आए? सुमित अंतिल और मनीष नरवाल। 2 गोल्ड लेकर आए। 2 सिल्वर कौन लेकर आए? 2 सिल्वर प्यारे बच्चों, एक योगेश कथुनिया लेकर आए और एक सियराज अधाना लेकर आए। और 2 ब्रोंज आए। सियराज अधाना ने 2 मेडल जीते, एक उन्होंने ब्रोंज भी जीता सियराज अधाना। और एक हरविंदर सिंह जो कैथल से या जीत नगर से, वो भी मेडल लेकर आए। संजय जी आपकी राम राम ले ली है। ठीक है, अब पढ़ेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक। एक तारीख याद रखनी है, 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में ओलंपिक हुए थे। और 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में क्या हुए? पैरा ओलंपिक। 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में पैरा ओलंपिक हुए। इनका एडिशन पूछेगा। वहां तो एडिशन 32वां था, पैरा ओलंपिक का 16वां है। वहां भारत की रैंक 48वीं थी, यहाँ भारत की रैंक 24वीं है। और ये भी भारत का सर्वश्रेष्ठ पैरा ओलंपिक रहेगा। ठीक है, तो शुभंकर क्या रहेगा? सोमाइटी रहेगा। संस्करण कौन सा रहेगा? 16वां रहेगा। भारतीय दल के उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक कौन थे? टेकचंद थे। उद्घाटन के टेकचंद थे। और समापन किसने किया था? अवनी लखेरा ने समापन किया। टेकचंद है ना, वो रेवाड़ी के बाबल से है। और एचएससी ये क्वेश्चन पूछती है, जो बनवारी लाल का संबंध कहां से रहेगा? बाबल रेवाड़ी से बनवारी लाल का क्या रहेगा? संबंध रहेगा। और बनवारी लाल के पास सैन्य जो अनुसूचित जाति व जनजाति मामले रहेंगे। तो भारतीय दल के उद्घाटन समारोह के ध्वजावाहक टेकचंद थे, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बाबल से संबंध रखते हैं। इन्होंने गोला फेंक में कैटेगरी बदले जाने के कारण अपना दमखम दिखाया। गोला फेंक से संबंध है। भारतीय दल के समापन समारोह के ध्वजावाहक कौन है? अवनी लेखरा, ये राजस्थान से रहेगी। तो ये याद कर लेना, भारतीय दल के समापन समारोह के ध्वजावाहक कौन थे? अवनी लेखरा, राजस्थान से, जयपुर से है। भारत के कुल 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और 54 में से भारत ने कुल 19 खिलाड़ी, देखो पैरा ओलंपिक में 126 खिलाड़ियों ने भाग लिया, यहाँ 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत के कुल 19 मेडल जीतकर मेडल टैली में 24वें स्थान पर रहा। वहां भारत 48वें पर है, यहाँ भारत 24वें स्थान पर रहेगा। सोनू जी क्लास बाद में रिकॉर्डेड मिल जाएगी, क्लास पूरी होते ही। बिंदिया सोनी जी राम 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 गुड़िया। कल की वीडियो अपलोड हो गई नितेश जी, मैं दोबारा चेक करवा लूंगा सर से। तो यहाँ पर याद करना है, जैसे 786 पढ़ते हो ना, 786 मुस्लिम संप्रदाय का बहुत लकी नंबर होता है, वैसे 586 याद करना। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज, टोटल कितने हो गए? 19 हो जाएंगे। के टोटल कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। भारत मेडल टैली में कौन से स्थान पर रहा? 24वें स्थान पर रहा। अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंक है। अब तक भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में कुल 31 मेडल जीते हैं।
इतिहास में 31 मेडल जीते हैं, 19 इस बार आ गए हैं और 19 में 6 हरियाणा से आए हैं। तो 9 गोल्ड जीते हैं। भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, 12 सिल्वर जीते हैं और 10 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल आज तक इतिहास में 31 मेडल जीते हैं, जिसमें 19 इस बार आए, तो टोटल का 61% मेडल इस बार जीता है। 1968 के बाद अब तक के भारत के पैरा ओलंपिक पदक रहेंगे। भारत ने इस 53 वर्ष के अंतराल में सबसे ज्यादा 19 मेडल जीते हैं। 53 वर्ष में सबसे ज्यादा कितने मेडल जीते हैं? 19 मेडल जीते हैं। एक नजर पैरा ओलंपिक 2020 में महत्वपूर्ण, तो पैरा ओलंपिक 2020 में पहली बार बैडमिंटन खेल को शामिल किया गया। पहले है ना, इस बार बैडमिंटन देखो, कल मैंने कॉमनवेल्थ बताया था, पहली बार महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया गया, शूटिंग और तीरंदाजी को शामिल नहीं किया गया। इसमें पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया। राजस्थान के जयपुर की 19 वर्षीय अवनी लेखरा शूटर पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। अवनी लेखरा है ना, इन्होंने 2 मेडल जीते, एक गोल्ड जीता, एक कांस्य जीता। बहुत बड़ी बात है। आपका वे ऑफ है टॉकिंग बहुत अच्छा है सर, बहुत प्यार से पढ़ाते हो। थैंक यू रीता जी, थैंक यू गुड़िया। कल वाली वीडियो सुनीता जी मिल जाएगी क्लास के बाद, है ना? ठीक है, मैं जरूर, वैसे तो है, देख लाइव के सेशन में जाकर देखना, ठीक है? मैं अभी कुछ पूछ के पता करके बता दूंगा। वीडियो अपलोड हो गई है गुड़िया। पैरा ओलंपिक 2020 में पहली बार बैडमिंटन खेल को शामिल किया गया। राजस्थान के जयपुर की 19 वर्षीय अवनी लेखरा शूटर पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी, जिन्होंने शूटिंग रेंज में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में 249 के साथ क्या जीता? गोल्ड मेडल। अवनी लेखरा नाम याद कर लेना, पक्का आएगा। राजस्थान से रहेगी अवनी लेखरा, ठीक है, जयपुर से। अवनी लेखरा एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी है। इन्होंने 50 मीटर राइफल थ्रो में कांस्य जीता है, 10 मीटर में गोल्ड जीता है और 50 मीटर में अवनी लेखरा ने क्या जीता है प्यारे बच्चों? कांस्य पदक जीता है। एक गुजरात की भाविना वेन पटेल, पटेल लोग कहां पर रहते हैं? गुजरात में। गुजरात की भाविना वेन पटेल पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पेडलर बनी, जबकि पैरा गेम्स में मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। इनसे पहले दीपा मलिक ने रियो पैरा ओलंपिक 2016 में मेडल जीता। तो हरियाणा से ना जो दीपा मलिक है, उन्होंने इससे पहले मेडल जीता था 2016 में। और दीपा मलिक का संबंध एचएसएससी ने पूछा है कहां से है? सोनीपत से। और दीपा मलिक क्या खेलती है? शॉर्ट पुट की प्लेयर रहेगी। देखो, गुजरात की भाविना वेन पटेल पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पेडलर बनी थी और इन्होंने पैरा गेम में दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने, दीपा मलिक ने क्या जीता था? दीपा मलिक ने भी मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था दीपा मलिक। दीपा मलिक हरियाणा के सोनीपत से रहेगी। ये क्वेश्चन पक्का आएगा। दीपा मलिक से एक क्वेश्चन रट लेना, हरियाणा के कहां से रहेगी? सोनीपत से रहेगी। और चुनाव आयोग की क्या रहेगी? ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। अब प्यारे बच्चों, हरियाणा सोनीपत के सुमित अंतिल, ये पेपर में पक्का आएगा। सुमित अंतिल का, जैसे मैंने बताया था, नीरज चोपड़ा का 87.58 था, वो भाला पूछा जाएगा। दीपा बहुत ही प्यार से पढ़ाते हो, थैंक यू गुड़िया। ठीक है, हरियाणा के सोनीपत के सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता। तो सुमित अंतिल का संबंध कहां से रहेगा? सुमित अंतिल भी सोनीपत से रहेंगे। कहां से रहेंगे? सोनीपत से रहेंगे। 7 जून 1998 को इनका जन्म हुआ, ये भी मैं बताऊंगा। राजस्थान चूरू के देवेंद्र झांझड़िया ने 64.35 मीटर की थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता। ये पैरा ओलंपिक में 3 मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। आज तक है ना प्यारे बच्चों, 3 मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। इससे पहले 2004 तथा 2016 पैरा ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो ये नाम याद कर लेना, देवेंद्र झाझड़िया 3 बार मेडल जीते हैं। ठीक है, कितनी बार जीते? देवेंद्र झाझड़िया ने 3 बार। 2004 में जीता है, 2016 में जीता है, ठीक है, और कब जीता है? ठीक है, 2000। सर ऑल डिटेल भी बताओ, पेपर में आए ये 2000। वो मेडल की लिस्ट बता दी सोनू, उससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। हरियाणा केवल गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज जो हरियाणा से आए हैं ना, वहां से ज्यादा पूछेगा। और भारत में जो पूछे जा सकते हैं मैं बता रहा हूँ। देवेंद्र झांझड़िया याद कर लेना, भारत से 3 बार ये मेडल जीत चुके हैं। हरियाणा के कैथल के हरविंदर सिंह ने आर्चरी तीरंदाजी में भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता है और तीरंदाजी के इतिहास का यह पहला मेडल है। तो ये हरविंदर सिंह है ना, ये अजीत नगर कैथल से रहेंगे।
ये सारे याद करवाऊंगा, हरियाणा के 6 के 6। एक बार इंडिया के हिसाब से थोड़ा बता देता हूं, अगर इंडिया के हिसाब से क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें। नोएडा के 18 वर्षीय प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में 64 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता, भारतीय दल के सबसे युवा मेडल विजेता है। ये याद करना है, नोएडा के 18 वर्षीय प्रवीण कुमार ने मतलब क्या जीता है, ऊंची कूद में जीता है, ये सबसे युवा मेडल है, सिल्वर जीता है। किसने? प्रवीण कुमार। नोएडा है ना, ये एनसीआर का हिस्सा है और ये यूपी के अंतर्गत आएगा। हरियाणा फरीदाबाद के सीए राज अदाना, ये फरीदाबाद का सीए राज अदाना तो गोट कर पी जाना, 2 मेडल लाया है, एक सिल्वर लाया है, एक ब्रॉन्ज लाया है। अवनी लेखरा राजस्थान के जयपुर से एक गोल्ड लाई है, एक ब्रॉन्ज लाई है। हरियाणा फरीदाबाद के सीए राज अदाना एक गेम में 2 मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय बने। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज तथा 50 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है, रजत पदक जीतने का काम किया है। ओडिशा के प्रमोद भगत इस पैरा ओलंपिक में शामिल बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय है। तो ओडिशा के प्रमोद बैडमिंटन में क्या जीतने वाले हैं, गोल्ड, और इस बार पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया। उड़ीसा के प्रमोद भगत इस बार पैरा ओलंपिक में शामिल बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले क्या रहेंगे, पहले भारतीय रहेंगे। ये सुहास यतिराज है ना, ये देश के आईएएस अधिकारी है, इन्होंने भी बैडमिंटन में क्या जीता है, सिल्वर मेडल। सर कट रही है ये पीडीएफ। सुहास यतिराज देश के पहले आईएएस अधिकारी है जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया, इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता। वर्तमान समय में ये नोएडा के डीएम रहेंगे। वर्तमान समय में नोएडा के डीएम कौन रहेंगे, सुहास यतिराज। एक प्रमोद को याद कर लेना, नोएडा से प्रमोद को याद कर लेना, एक सुहास यतिराज को याद कर लेना, ये नोएडा के डीएम रहेंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग था, गीत था कर दे कमाल तू, किसने गाया था, संजीव कुमार ने गाया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 हरियाणा में संपूर्ण जानकारी। तो इसमें ना अगर आए हरियाणा के टोटल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया। हरियाणा के खिलाड़ी पूछे जाएंगे। थैंक यू काजल जी। हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया, और 19 में से ना हरियाणा में 6 खिलाड़ी मेडल लेकर आए थे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल मेडल कितने जीते, 6। भारत ने पूछे 19, 586, 5 गोल्ड 8 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, और हरियाणा पूछे 6, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, याद हो जाएगा। इस टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के जीते गए पदकों में हरियाणा का योगदान कितना था, 31.5% था, यानी 19 में 6 मेडल हरियाणा से थे। ये 19 का मतलब 6 का निकाला गया, 31.5% रहेगा। हरियाणा ने अब तक पैरा ओलंपिक खेलों में 7 मेडल जीते हैं, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 6। देखो आज तक हरियाणा ने ना पैरा ओलंपिक के इतिहास में 7 ही बार मेडल जीते हैं, जिसमें 6 इस बार आ गया, और 2016 में दीपा मलिक जो शॉर्ट पुट सोनीपत से थी। तो 7 के 7 नाम याद कर लेना, दीपा मलिक हो गया, ठीक है, और सुमित अंतिल हो गया, मनीष नरवाल हो गया, सीए राज अदाना हो गया, ठीक है, योगेश कथुनिया हो गया, और दोबारा सीए राज अदाना क्योंकि 2 मेडल लिया है, एक हरविंदर सिंह जो तीरंदाजी से, ठीक है। मोनिका जी पहली क्लास है, वेलकम गुड़िया। हरियाणा में कैसी लग रही है क्लास, जरूर बताना बेटा। हरियाणा ने अब तक पैरा ओलंपिक खेलों में कितने मेडल जीते हैं, 7 मेडल जीते हैं, और इसमें ना 6 जीते हैं इस बार, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। भारत का पूछे 5 गोल्ड 8 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, 586। सुमित अंतिल ये गोल्ड पदक विजेता है। सुमित अंतिल जन्म कब हुआ, 7 जून 1998 में, खेवड़ा सोनीपत से है। खुद का जन्मदिन भूल जाना, इनका याद रखना, 7 जून 1998। अगर पूछे सबसे रवि, जैसे रवि दहिया 12 दिसंबर 1997, नीरज चोपड़ा 24 दिसंबर 1997, बजरंग पूनिया 26 फरवरी 1994, ये नाम याद रखना और जन्म याद रखना। सुमित अंतिल 7 जून 1998 सोनीपत से, पिता राजकुमार रहेंगे, माता का नाम क्या रहेगा, निर्मला। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाला फेंक के जेवलिन थ्रो में इनका भाला है 68.55, और उनका जैसे भाला था 87.58, किसका था, नीरज चोपड़ा का। 68.5 भाला फेंककर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। और कहते हैं प्यारे बच्चों, एक बार ना 2015 में ना ये पहले पहलवान बनना चाहते थे, इनके मतलब दुर्घटना में बायां पैर चला गया। यानी कहने का मतलब है कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। 2015 में जिसने पांव गवा दिया अपना, और वो क्या सोच सकता है, वो गोल्ड मेडल जीत कर आया। आपका एक एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, घर में छिप जाते हो, रोने लगते हो, अरे एक एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ। मैंने मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं जो 10-10 साल मतलब है ना तैयारी छोड़ने के बाद भी
और जॉब लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत जीत की कहीं से भी हो सकती है, किसी भी परिस्थितियों में हार नहीं माननी है। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार इन्हें 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़। सर मेरी भी फर्स्ट लाइव क्लास है, आपकी बहुत नाइस लगी क्लास और आपका पढ़ाना, थैंक यू दीपा गुड़िया। हरियाणा सरकार की पॉलिसी के अनुसार इन्हें 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सुमित पहले पहलवान थे, लेकिन 2015 में बाइक दुर्घटना से अपना बायां पैर घुटने के नीचे से गंवा दिया। 2018 में जेवलिन थ्रो शुरू किया था। मनीष नरवाल 17 अक्टूबर 2001 से रहेंगे, इनका जन्म है, ठीक है। और उनका जन्म कब था? 7 जून 1998। मनीष नरवाल 17 अक्टूबर 2001। ये है बल्लभगढ़ फरीदाबाद से, लेकिन वर्तमान में रहते हैं सोनीपत के कपूरथला गांव में। लेकिन ये पूछेंगे है कहां से, तो ये कहां से रहेंगे? बल्लभगढ़ फरीदाबाद से रहेंगे। पिता का नाम क्या रहेगा? दिलबाग रहेगा। माँ का नाम क्या रहेगा? इनके संतोष रहेगा। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में शूटिंग में की मिक्स 50 मीटर कैटेगरी में गोल्ड जीता है। तो इसने शूटिंग की 50 मीटर कैटेगरी में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और उन्होंने ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, किसने? सुमित अंतिल ने बनाया है, 68.55 मीटर का भाला फेंक कर। तो ये शूटिंग में है, और वो किस में रहेंगे? वो जेवलिन थ्रो में रहेंगे। तो जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में भी गोल्ड आया है, पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड आया है, ये याद करना। 2020 में इन्हें मनीष नरवाल को अर्जुन अवार्ड भी दिया गया। अब है सिल्वर। सिल्वर आए हैं 2। एक योगेश कथुनिया 3 मार्च 1997। 2000 में से 3 कम करोगे 97 ही बचता है ना। मार्च भी तीसरा महीना होता है। 3 मार्च 1997 बहादुरगढ़ झज्जर में। और इन्होंने डिस्कस थ्रो में, चक्का फेंक में क्या जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो योगेश कथुनिया झज्जर, सुमित अंतिल सोनीपत से, खेवड़ा सोनीपत से सुमित अंतिल। मनीष नरवाल जो आपका झज्जर से रहेंगे, बहादुरगढ़ झज्जर से कौन रहेंगे? आपके बल्लभगढ़ फरीदाबाद से, ठीक है। बल्लभगढ़ फरीदाबाद से मनीष नरवाल है, लेकिन रहते सोनीपत के कपूरथला में है, फरीदाबाद से, ये याद कर लेना। योगेश खतूनिया झज्जर से रहेंगे, बहादुरगढ़ झज्जर से। और सी राज अदाना, इसने 2 मेडल जीते हैं। इसने एक तो जीता है प्यारे बच्चों, सिल्वर जीता है, और एक ब्रॉन्ज जीता है। सी राज अदाना 26 जनवरी 1982 सबसे उम्रदराज प्लेयर रहेंगे। गणतंत्र दिवस के दिन जन्मे थे, 26 जनवरी 1982 को तिगांव फरीदाबाद में। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के पुरुषों की 50 मीटर मिक्स शूटिंग में 216.7 अंक लेकर रजत पदक जीता है। इन्होंने पैरा एशियन गेम 2018 जकार्ता इंडोनेशिया में भी कांस्य पदक जीता। सी राज अदाना फरीदाबाद से पढ़ लेना। अब 2 ब्रॉन्ज है प्यारे बच्चों, एक तो सी राज अदाना रहेंगे, एक हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह का ना अभी ग्रुप सी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। हरविंदर सिंह, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के आर्चरी तीरंदाजी में, यानी तीरंदाजी में अंगूठा काम करना जरूरी है, इसीलिए मतलब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या मांगा था? अंगूठा मांगा था। एकलव्य से अंगूठा मांगा था। उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य जीता है। उन्होंने अपने कांस्य पदक मुकाबले में कोरिया के सुन मिन किम को हराकर यह पदक अपने नाम किया। हरविंदर सिंह ने पैरा ओलंपिक के इतिहास में भारत को पहली बार तीरंदाजी में क्या दिलाया है? पदक दिलाया है। और इनका संबंध अजीत नगर के थल से रहेगा। और 2018 पैरा एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता है। 6 नाम याद कराने हैं प्यारे बच्चों, 6 नाम याद कराना। एक तो मनीष नरवाल याद कर लेना, मनीष नरवाल याद कर लेना, सुमित अंतिल याद कर लेना, सी राज अधाना याद कर लेना, योगेश कथुनिया याद कर लेना, हरविंदर सिंह याद कर लेना, सी राज अधाना। सी राज अधाना ने 2 मेडल जीते हैं, एक इन्होंने सिल्वर जीता है, एक ब्रॉन्ज जीता है। 50 मीटर में सिल्वर जीता है, 10 मीटर में ब्रॉन्ज जीता है। सी राज अधाना, इन्होंने पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। इस प्रकार सी राज अधाना एक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। मैंने कहा है प्यारे बच्चों, देवेंद्र झाझड़िया ने 3 मेडल जीते हैं, इससे पहले 2 पैरा ओलंपिक में वो मेडल जीत चुके हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले हरियाणा सरकार खिलाड़ी को 6 करोड़ गोल्ड को, 4 करोड़ सिल्वर को, 2.5 करोड़ ब्रॉन्ज को, और प्रतिभागी को 15 लाख, और चौथे स्थान पर रहने वाले को 50 लाख दिए जाएंगे। देखो, एक ओलंपिक होता है 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़, एशियन होता है 3 करोड़, 1.5 करोड़, 75 लाख, कॉमनवेल्थ होता है 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख। नोट, अब की बार हरियाणा सरकार की ओर से ओलंपिक में चयनित खिलाड़ी को तैयारी के लिए 5 लाख की सहयोगी राशि दी जाएगी। ये देखो, हरियाणा के सोनीपत से संबंधित दीपा मलिक वर्तमान समय में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष है। तो देखो, जिसने पैरा ओलंपिक में हरियाणा को पहला मेडल जिताया
वही पैरा ओलंपिक की क्या रहेगी, अध्यक्ष रहेगी। और हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर है। दीपा मलिक ने 2016 में पैरा ओलंपिक में शॉर्ट पुट में क्या जीता था, रजत पदक जीता। ऐसा करने वाली पैरा ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ये था आपका पैरा ओलंपिक का इतिहास, जो कब से कब तक हुआ गुरुजी। तो पैरा ओलंपिक है ना, ये कब से कब तक हुआ, 5 सितंबर तक चला था प्यारे बच्चों। 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक हुआ। इसका क्या रहेगा, सोमाइटी रहेगा। इसका शुभंकर क्या रहेगा, सोमाइटी रहेगा। ध्वजावाहक पूछे तो स्टार्टिंग में तेगचंद रेवाड़ी से थे और लास्ट में अवनी लेकरा थी। और ये प्यारे बच्चों भारत की रैंक पूछे तो इस बार सर्वश्रेष्ठ 24वीं रैंक थी। और टोटल भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, टोटल 19, 586 याद कर लेना। आज तक पैरा ओलंपिक में 31 मेडल जीते हैं भारत ने, 61% इस बार 19 उसका इस बार जीता है। हरियाणा में 6 आए हैं, 2 गोल्ड आए हैं, 2 सिल्वर आए हैं, 2 ब्रॉन्ज आए हैं। तो एक तो अवनी लेकरा 2 मेडल लेकर आई है, 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज। एक सिया राज अदाना 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। सिया राज अदाना फरीदाबाद से है। तो हरियाणा में 2 गोल्ड, 1 सुमित अंतिल याद कर लेना। 7 जून 1998 सुमित अंतिल याद कर लेना, ठीक है। और एक मनीष नरवाल याद कर लेना, मनीष नरवाल याद कर लेना। 17 अक्टूबर वाला मनीष नरवाल याद कर लेना, वो भी गोल्ड मेडल लेकर आया है। और 2 याद कर लेना, एक सिया राज अदाना याद कर लेना फरीदाबाद वाला, और एक याद कर लेना योगेश कथुनिया याद कर लेना झज्जर वाला। और 2 ब्रोंज है, एक हरविंदर सिंह कैथल अजीत नगर से रहेंगे, एक सिया राज अदाना। 6 मेडल हरियाणा से आए हैं, 2 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रोंज। और ओलंपिक में 3 आए थे, 1 गोल्ड आया था जो नीरज चोपड़ा का था, 1 सिल्वर आया था जो रवि दहिया का था, 1 ब्रॉन्ज आया था जो बजरंग पूनिया का था। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, ऐसे एक याद करोगे ना लंबे टाइम तक चीजों को आप याद कर पाओगे। आज हमने ओलंपिक भी पढ़ लिया, पैरा ओलंपिक भी पढ़ लिया। अब आपके कोई भी डाउट है तो मेरे हिसाब से एक भी डाउट नहीं रहा होगा। तो आज का लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कल आपको नए लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और अपने हरियाणा का ना वर्तमान मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। वर्तमान मंत्रिमंडल से पढ़ने से पहले मैं आपको कई चीजें बताऊंगा। अब है ना, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, 14वीं विधानसभा। 14वीं विधानसभा पढ़ने से पहले ना कौन सी विधानसभा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, हरियाणा में 14वीं विधानसभा। उससे पहले ना 14वीं विधानसभा, क्योंकि हरियाणा में ना 2024 तक जब तक आप जॉब नहीं लगोगे ना तब तक 14वीं विधानसभा से क्या बनेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि अभी तक 14 मंत्रियों ने क्या ले ली है, इसमें शपथ ले ली है। तो 14वीं विधानसभा के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले विधानसभा का जय मां सरस्वती का नाम लेके आप कोई भी काम किया करो प्यारे बच्चों, वो आपका काम बहुत अच्छे से होगा। तो विधानसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो विधानसभा का वर्णन, विधान सभा का वर्णन किस आर्टिकल में रहेगा, आर्टिकल 170 में किसका वर्णन रहेगा, विधानसभा का वर्णन रहेगा। विधानसभा का वर्णन किस आर्टिकल में रहेगा, 170 में रहेगा। और विधानसभा में ना जो बहुमत दल का नेता होता है ना, बहुमत दल का नेता क्या बनता है प्यारे बच्चों, मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। अब आप कहोगे सर मुख्यमंत्री क्या विधान परिषद से नहीं बन सकता, विधान परिषद से मुख्यमंत्री बनेगा ना तो उसकी ना मतलब एज कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा से आएगा तो 25 वर्ष, राज्यसभा से आएगा तो 30 वर्ष, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। वैसे इंदिरा गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। तो बहुमत दल के नेता को क्या बनता है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल दिलाएगा। अब आप कहोगे सर बहुमत ना हो तो विधानसभा में गठबंधन दल का नेता, या तो बहुमत दल का नेता या गठबंधन दल का नेता, या राज्यपाल किसी को स्वविवेक से भी क्या बना सकता है, राज्यपाल किसी को स्वविवेक से भी क्या बना सकता है, मुख्यमंत्री बना सकता है। अब आप कहोगे सर बहुमत क्या होता है, हरियाणा का आंकड़ा लेता हूं, 90 सीटें हैं, 90 का 1/2 45 हो गया, 1/2 + 1 बहुमत होता है, तो 45 + 1 46। जिस भी पार्टी के पास हरियाणा में 46 सीटें आएंगी ना
उसी का क्या बनता है, सीएम बनता है। क्योंकि बेसिक चीजें आपको याद करनी है। हाँ मनीष जी, एज राज्यसभा 30, लोकसभा 25 और सरपंच की 21, ठीक है, तो ये याद कर लेना। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष है, वैसे राज्यपाल के प्रसाद प्रियन जब तक राज्यपाल चाहे, ये सही है, क्योंकि राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता जब तक राष्ट्रपति चाहे, वही सेम चीज है। अब 14वीं विधानसभा है ना, इसके बारे में आपको पक्का याद करना है कि 14वीं विधानसभा में जो चुनाव हुए थे ना, वो 21 अक्टूबर 2019 को क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। 21 अक्टूबर 2019 को क्या हुए, चुनाव हुए। और 14वीं विधानसभा है, तो पहली विधानसभा कब थी प्यारे बच्चों, 1966 में पहली विधानसभा थी। और उसमें सीएम कौन थे, भगवत दयाल शर्मा थे। कौन थे प्यारे बच्चों, भगवत दयाल शर्मा क्या थे, सीएम थे। और ये क्या थे, मनोनीत सीएम थे। कैसे सीएम थे, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के इतिहास के एकमात्र मनोनीत सीएम कौन होते थे, भगवत दयाल शर्मा। और एक बार भगवत दयाल शर्मा की पार्टी पूछी गई थी, तो इनकी पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस थी। एक बार भगवत दयाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र पूछा गया, तो इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा होता था, तो भगवत दयाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा होता था, झज्जर होता था। तो भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के क्या थे प्यारे बच्चों, मनोनीत क्या होते थे, सीएम होते थे। कौन होते थे मनोनीत सीएम, भगवत दयाल शर्मा होते थे। और 1966 में ये भी पूछा जाता है विधानसभा की सीटें कितनी होती थी, 54 होती थी, ये आ गया। 1967 में इनको बढ़ाकर 81 कर दिया गया। और 1977 में इनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 90। और ये 90 कब तक रहेगी, 2026 तक है ना। ये सीटें कितनी रहेगी, इतनी ही रहेगी। और आरक्षित सीटें वर्तमान में कितनी रहेगी, 17 रहेगी। तो ये 1966 में पहली विधानसभा थी। तो पहली विधानसभा में ना सीएम कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। और पहली विधानसभा अध्यक्ष पूछी जाएगी, वो कौन होती थी, श्रीमती सन्नो देवी होती थी। पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन होती थी, श्रीमती सन्नो देवी पहली विधानसभा अध्यक्ष होती थी। और 14वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष वो पूछेगा कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता है। कौन रहेंगे, ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे। और सबसे कम पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष पूछे ना, तो राव वीरेंद्र सिंह थे। ये बाद में सीएम बन गए। पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष है ना, राव वीरेंद्र सिंह। और इनका विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल है। मात्र कितने दिन विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, मात्र 6 दिन रहे थे। और सबसे लंबा कार्यकाल पूछे ना, तो हरमिंदर सिंह चड्डा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हरमिंदर सिंह चड्डा का कार्यकाल क्या हो जाएगा, सबसे लंबा कार्यकाल हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूछे तो किसका हो जाएगा, हरमिंदर सिंह चड्डा का कार्यकाल लंबा हो जाएगा। पहली विधानसभा 1966 में। और उस टाइम विधानसभा की 54 सीटें होती थी। हाँ सन्नो देवी मतलब पहली थी। और पहले पुरुष कौन होते थे, राव वीरेंद्र सिंह। मनीष जी सही बोल रहे हो। तो ये चीजें याद करना, ये चीजें जो बेसिक जानकारी है बाद में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करेंगे, पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ज्ञानचंद गुप्ता पहले अभी 14वीं विधानसभा में अध्यक्ष है। पहले में कौन होती थी, श्रीमती सन्नो देवी। पहले पुरुष होते थे राव वीरेंद्र सिंह। सबसे कम कार्यकाल भी राव वीरेंद्र सिंह का, सबसे ज्यादा हरमिंदर सिंह चड्डा 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चों, 3 विधानसभा के दौरान है ना राष्ट्रपति शासन लगा था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कितनी विधानसभा के दौरान क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। तो 3 विधानसभा के दौरान क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। एक 1967 में लगा था, एक 1977 में लगा था, एक 1991 में लगा। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा प्यारे बच्चों राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में लगा। किसके टाइम में लगा, राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। दूसरी बार बनारसी दास गुप्ता के टाइम में क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा। और तीसरी बार ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था। और ये याद करवा दूंगा, याद ना रहे ना तो एक ट्रिक याद कर लेना, राव बनारस चले। क्या चले प्यारे बच्चों, राव बनारस चले। राव से राव वीरेंद्र सिंह हो जाएगा, बनारस से बनारसी दास गुप्ता हो जाएगा, चले से चौटाला तो ओम प्रकाश चौटाला। इनके टाइम में क्या लगा था, सब सही से समझ आ रहा है। थैंक यू बिंदिया सोनी जी, थैंक यू सन्नो देवी, बिल्कुल मनीष जी। तो बाद में याद कर, बाद में कौन बने, पहली बार है ना बाद में चौधरी
बंसीलाल बने। कौन बने थे? चौधरी बंसीलाल बने। और बाद में दूसरी बार पूछे चौधरी 1977 में कौन बने थे? चौधरी देवीलाल बने। और तीसरी बार कौन बने थे? चौधरी भजनलाल बने। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति शासन हटने के बाद सीएम कौन बने? पहले बार बंसीलाल बने, दूसरी बार देवीलाल बने, तीसरी बार भजनलाल। याद ना रहे ना तो याद कैसे करोगे? बंसी ने देवी के भजन गाए। बंसी ने देवी के क्या गाए? भजन गाए। बंसी ने देवी के क्या गाए? भजन। बंसी से चौधरी बंसीलाल, देवी से चौधरी देवीलाल, और भजन से क्या हो जाएगा? चौधरी भजनलाल। बंसी ने देवी के क्या गाए थे? भजन गाए थे। और प्यारे बच्चों, इसके बाद कोई तो राज्यपाल भी होगा ना उस टाइम। तो पहली बार राज्यपाल होते थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है। दूसरी बार होते थे जयसुखलाल हाथी। कौन होते थे? जयसुखलाल हाथी होते थे। और तीसरी बार कौन होते थे? धनिकलाल मंडल होते थे। कौन होते थे? धनिकलाल मंडल क्या होते थे? राज्यपाल होते थे। याद ना रहे, अगर आप नारायण को याद करोगे तो आपके जीवन में सुख आएगा। नारायण को याद करोगे तो आपके जीवन में क्या आएगा? सुख आएगा। और क्या आएगा? धन आएगा। सुख से जयसुखलाल हाथी कर लोगे और धन से धनिकलाल मंडल याद कर लोगे। तो कोई राष्ट्रपति भी रहा होगा। पहली बार राष्ट्रपति होता था जब लगा जाकिर हुसैन होते थे। दूसरी बार राष्ट्रपति है ना बीडी जत्ती होते थे, बप्पा धनप्पा जत्ती, जिनका पूरा नाम क्या था? बप्पा धनप्पा जत्ती। और तीसरी बार कौन होते थे? आर वेंकट रमन होते थे। तो ये टेबल याद कर लेना प्यारे बच्चों, इस टेबल से क्वेश्चन पक्का आएगा। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में, और बाद में चौधरी बंसीलाल बने। दूसरी बार 1977 में बनारसी दास गुप्ता के टाइम में लगा, बाद में चौधरी देवीलाल बने। तीसरी बार ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में लगा, बाद में कौन बने थे? और बाद में कौन बने थे प्यारे बच्चों? चौधरी भजनलाल बने थे। और अगर इनमें स्टार्टिंग में पूछे ना तीन कौन कौन से थे, मतलब राज्यपाल पूछे, तो पहली बार राज्यपाल कौन होते थे? पहली बार राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती होते थे। दूसरी बार कौन होते थे? दूसरी बार कौन होते थे प्यारे बच्चों? जयसुखलाल हाथी होते थे। तीसरी बार कौन होते थे? धनिकलाल मंडल होते थे। और राष्ट्रपति पूछे पहली बार जाकिर हुसैन, दूसरी बार बप्पा धनप्पा जत्ती, और तीसरी बार कौन होते थे? तो तीसरी बार कौन होते थे? आर वेंकटरमन होते थे। कौन होते थे? सर ट्रिक से लर्न हो गए। थैंक यू सर। क्लास क्यों रुक रही है? मोनिका जी क्लास तो सही चल रही है, ठीक है। हो सकता है आपकी तरफ से नेट का कोई इश्यू हो। हरियाणा का इतिहास की सबसे छोटी विधानसभा पहली विधानसभा थी। हाँ मनीष जी बिल्कुल, पहली विधानसभा सबसे छोटी विधानसभा थी। राष्ट्रपति शासन लग गया था, ये याद कर लेना। और आगे है ना, मतलब दूसरे के टाइम में राष्ट्रपति शासन, तो वो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती के टाइम में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। मतलब आप राव वीरेंद्र सिंह सीएम बने थे तब राष्ट्रपति क्या लगा था? शासन लगा था। अब बात आती है प्यारे बच्चों, ये 14वीं विधानसभा है ना, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। 14वीं विधानसभा, वो पूछेगा इस विधानसभा में ना कितना परसेंट चुनाव हुआ? तो 14वीं विधानसभा में ना 68% चुनाव हुआ, जो पिछली बार से कितना कम था? 8% कम था। तो फिर 13वीं विधानसभा में कितना चुनाव हुआ? 76%। तो इस बार चुनाव पूछेगा 68%। अगर मेल परसेंटेज पूछे ना तो 69 एक जोड़ देना, और फीमेल परसेंटेज पूछे ना तो 67% चुनाव हुआ, एक घटा देना। 68 को आधार मानना। मेल पूछे तो 69% हुआ, फीमेल पूछे तो 67% क्या हुआ? चुनाव हुआ, ठीक है। तो आगे है ना, अगर वो पूछे सबसे ज्यादा चुनाव कहाँ हुआ, तो सबसे ज्यादा 67 को उल्टा किया 76। सबसे ज्यादा चुनाव है ना 76% कहां पर हुआ था? सिरसा में हुआ। और 67 में से 10 घटा दोगे 57। और सबसे कम चुनाव कहां पर हुआ? फरीदाबाद सीट पर हुआ। फरीदाबाद सीट पर सबसे कम चुनाव हुआ, 57% चुनाव हुआ। ओवरऑल सबसे कम चुनाव किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ? फरीदाबाद में चुनाव हुआ। टोटल पूछे तो 68% हुआ, पिछली बार से 8% कम। और मेल पूछे तो 69% हुआ, फीमेल पूछे तो 67% चुनाव हुआ, ठीक है। और सबसे ज्यादा चुनाव पूछे तो सिरसा में 76% हुआ, फरीदाबाद में पूछे तो 57% हुआ। इस 67 का उल्टा 76 और इससे 10 घटा दिया 57। ऐसे याद कर सकते हो, क्योंकि सिरसा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है तो सिरसा में ज्यादा चुनाव,
फरीदाबाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा है तो फरीदाबाद में कम चुनाव। ऐसे भी चीजों को याद कर सकते हो। अगर कोई सीट पूछे जिस पर सबसे ज्यादा चुनाव हुआ तो इलाहाबाद सीट है ना, तो लगभग 83% चुनाव हुआ था। और कम है ना, जो फरीदाबाद खुद है ना एक विधानसभा की जो सीट है उस पर ना केवल 49% क्या हुआ था, चुनाव हुआ। तो इतना शायद डिटेल में ना जाए, लेकिन ये चीजें है ना थोड़ी आपको याद रखनी जरूरी है। थैंक यू रामनिवास जी। और इस बार ना टोटल 1169 कैंडिडेट मैदान में थे, उसमें से 105 क्या थी, महिलाएं थी। तो और 1064 क्या होते थे, पुरुष थे। तो इन पुरुषों में ना 81 पुरुषों ने चुनाव जीता और महिलाओं ने 9 महिलाओं ने चुनाव जीता। क्योंकि प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आया था 13वीं विधानसभा में कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता। तो 13वीं विधानसभा में स्टेट में आया था, ये 13 महिलाओं ने चुनाव जीता था। तो 14वीं विधानसभा में ना 9 महिलाओं ने चुनाव जीता। ये क्वेश्चन आ सकता है कि 14वीं विधानसभा में कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता। तो 14वीं विधानसभा में 9 महिलाओं ने क्या जीता है, चुनाव जीता है। 13वीं में कितने ने जीता था, 13 महिलाओं ने चुनाव जीता। और सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें कहां पर रहेगी, हिसार में रहेगी। विधानसभा की 7 सीट है। कम पूछे ना अभी तो दादरी, ठीक है, और चरखी दादरी में भी विधानसभा की, और पंचकुला, पंचकुला में 2 है, दादरी में भी 2 हो गई है। दादरी में दादरी और बाडड़ा हो गई, पंचकुला में पंचकुला और कालका हो गई। जर्नैल सिंह गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए 14वीं विधानसभा की। फिर आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करवाऊंगा। 14वीं विधानसभा में ना मतलब रिजल्ट आया, चुनाव कब हुए थे, चुनाव हुए थे 21 अक्टूबर को। कब हुए थे चुनाव, 21 अक्टूबर 2019 को क्या हुए थे, चुनाव हुए। चुनाव का जो रिजल्ट आया कब आया, 24 अक्टूबर 2019 को इस चुनाव का क्या आया था, परिणाम आया था। क्या आया था, परिणाम आया। और इस परिणाम में ना कहते हैं सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने कितनी जीती थी, 40 जीती। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रहा जिसने 31 सीटें जीती। तीसरे नंबर पर जननायक जनता पार्टी थी जिसने 10 सीटें जीती। एक सीट इंडियन नेशनल लोकदल ने जीती और एक हलोपा ने, हरियाणा लोकहित जो पार्टी है गोपाल कांडा की, उसने कितनी सीटें जीती, एक। और अदर्स की मैं बात करूं ना, अदर्स जिसे आप अन्य बोलते हो, इन्होंने कितनी सीटें जीती, 7 सीटें जीती। ये परिणाम से क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने कहा हरियाणा में विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है, तो 46 सीट किसी भी पार्टी के पास नहीं आई। तो बीजेपी सबसे पहले राज्यपाल ने बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। अगर बीजेपी सफल नहीं हो पाती तो फिर कांग्रेस को करती। तो बीजेपी ने अपने साथ जेजेपी को ले लिया और इन अदर्स को ले लिया, और इनेलो ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया। हरियाणा लोकहित पार्टी का समर्थन इन्होंने एक बार लिया नहीं, क्योंकि गोपाल कांडा का नाम रेपिस्ट में था। तो 57 सीटों के साथ इन्होंने क्या बना ली, अपनी लगातार दूसरी बार क्या बना ली, सरकार बना ली। और मनोहर लाल खट्टर है ना, इन्होंने शपथ कब ली, 27 अक्टूबर 2019 को क्या ले ली, शपथ। एक तो सीएम मुख्यमंत्री ने शपथ ली और एक डिप्टी सीएम के रूप में दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के छठे डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण समारोह हुआ 27 अक्टूबर 2019। और उस दिन क्या थी, दीपावली थी। देखो 2019 की चीजें याद करनी है, तब जाकर प्यारे बच्चों आपकी 2022-23 में जॉब लगेगी। ये चीजें याद करना है सारी की सारे, क्योंकि 2024 तक जब आपकी जॉब नहीं लगेगी ना, तो आपको यही विधानसभा आपको एग्जाम में पढ़कर जानी है और यहाँ से क्वेश्चन आपके पक्के पूछे जाएंगे। तो 14वीं विधानसभा में ना वो पूछेगा सीएम कौन है, तो सीएम हो गए मनोहर लाल खट्टर। कौन हो गए सीएम, सीएम मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम कौन हो जाएंगे, दुष्यंत चौटाला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम हो जाएंगे। और इसमें ना विधानसभा अध्यक्ष पूछेंगे, विधानसभा अध्यक्ष है ना वो ज्ञानचंद गुप्ता हो जाएंगे। ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष हो जाएंगे। और विधानसभा उपाध्यक्ष पूछे ना तो ये रणवीर गंगवा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रणवीर गंगवा है ना, ये विधानसभा क्या हो जाएंगे, उपाध्यक्ष हो जाएंगे। और एक होता है प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग होता है वो रघुवीर सिंह काद्यान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रघुवीर सिंह
काद्यान रघुवीर सिंह काद्यान प्रोटेम स्पीकर हो जाएंगे। एक नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता कौन हो जाएगा, तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या हो जाएंगे, विपक्ष के नेता हो जाएंगे। ये है ना डेटा याद रखना, इस टेबल से क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। हाँ, 14 विधानसभा में 69 पुरुषों ने और महिलाओं ने 67। जी बिल्कुल सही है। टाइम टेबल पूजा जी आज अपलोड हो जाएगा। टाइम टेबल अपलोड है क्या सर? ठीक है, आज हो जाएगा, टाइम टेबल प्रॉपर से अपलोड हो जाएगा। अभी तो लगातार क्लासें हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। 21 अक्टूबर को चुनाव हुआ, 24 अक्टूबर को परिणाम आया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, अब इसमें ना सीएम मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा, प्रोटेम स्पीकर रघुवीर सिंह काद्यान, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाएंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है। आज टाइम टेबल है ना, शाम तक पूजा जी अपलोड करवा दिया जाएगा। आपका मैसेज मेरे तक पहुंच गया गुड़िया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। इस बार ना कहते हैं क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा किस पार्टी को दे दिया, जननायक जनता पार्टी को किसका दर्जा दे दिया गया है, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। क्षेत्रीय पार्टी का किसको दर्जा दे दिया गया है, जननायक जनता पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। तो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी, तो हरियाणा विशाल पार्टी थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा विशाल पार्टी हरियाणा के इतिहास की पहली क्षेत्रीय पार्टी होती थी। और ये किसकी होती थी, हरियाणा विशाल पार्टी है ना, ये राव वीरेंद्र सिंह की होती थी। वो किसकी होती थी, राव वीरेंद्र सिंह की होती थी। और राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के क्या बने थे, पहले गैर कांग्रेसी क्या बने थे, सीएम बने थे। और इनके टाइम में ही हरियाणा में क्या लग गया था, आपातकाल लग गया था, राष्ट्रपति शासन लग गया। जननायक जनता पार्टी कब बनी थी, 9 दिसंबर 2018 को बनी थी। और ये बनाई थी किसने, दुष्यंत चौटाला ने बनाई। और दुष्यंत चौटाला का जन्म 3 अप्रैल 1988 को दुष्यंत चौटाला का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और दुष्यंत चौटाला इस मंत्रिमंडल में ना सबसे युवा मंत्री रहेंगे। जो 14 का मंत्रिमंडल है ना, सबसे युवा मंत्री रहेंगे। वैसे सबसे युवा अब मंत्री हो चुके हैं, मतलब भव्य बिश्नोई हो चुके हैं, वो 90 में, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव भव्य बिश्नोई ने जीत लिया है जेपी जयप्रकाश को हराकर। तो भव्य बिश्नोई सबसे युवा रहेंगे 90 में, लेकिन भव्य बिश्नोई मंत्री नहीं बने हैं। तो 14 इन जो मंत्री है ना, इनमें सबसे युवा कौन रहेंगे, दुष्यंत चौटाला रहेंगे। और 90 में सबसे युवा कौन रहेंगे, भव्य बिश्नोई। और 90 में सबसे बुजुर्ग पूछे तो रघुवीर सिंह काद्यान हो जाएंगे। और इन 14 मंत्रिमंडल में सबसे बुजुर्ग पूछे तो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हो जाएंगे, जो मंत्रिमंडल में सबसे बुजुर्ग रहेंगे। तो ये चीजें आपको याद करनी है। ये है ना आपको बेसिक जानकारी थी। सर केट की ओमार सीट कब अपलोड होगी, ठीक है बता रहे हैं प्यारे बच्चों, 20 तारीख तक बता रहे हैं। गुड नून रीटा जी, ठीक है। ये बैच कब तक चलेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा जगदीप सिंह, जब तब तक ये बैच चलेगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी था। अब है ना मैं आपको पूरा डिटेल से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करवाऊंगा। हरियाणा का वर्तमान मंत्रिमंडल, तो हरियाणा के वर्तमान मंत्रिमंडल की बात करूं ना, तो 14वीं विधानसभा जो 2019 से 24 तक रहेगी। और कहा गया 91वां संविधान संशोधन 2003, ये याद रख लेना। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ। इसमें कह दिया जो मंत्रिमंडल है ना, वो विधानसभा की सीट का 15 गुना से ज्यादा नहीं होगा। अब हरियाणा में 90 सीटें हैं, तो हरियाणा में 90 का 15% होता है 13.5। तो किसी को काट कर मंत्री नहीं बनाया जाएगा ना। तो हरियाणा में कितने मंत्री बन सकते हैं, 14 हरियाणा में क्या बन सकते हैं, अधिकतम मंत्री बन सकते हैं। स्टार्टिंग में 12 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। एक जेजेपी ने अपना पत्ता नहीं फेंका, एक बीजेपी ने, अभी बीजेपी ने कमल गुप्ता को हिसार से, और जेजेपी ने टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली को ये मंत्रिमंडल दे दिया है। तो ठीक है, मेरा फर्स्ट डे है। पूजा जी वेलकम है आपका। सर कोई नंबर दे दो, जो प्रॉब्लम हो तो कॉल करके 74 978 40047 पे आप
कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है, वो बता देंगे आपको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस आगे क्वेश्चन चलते हैं। इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा व विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। जैसे हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, तो मंत्री कितने हो सकते हैं? 90 का 15 13.5, अधिकतम कितने हो सकते हैं? 14 मंत्री हो सकते हैं। क्लास सही चल रही है, ठीक है। आपके साइड से शायद कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस प्रकार हरियाणा के मंत्रिमंडल में अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं? 12। कई जगह प्यारे बच्चों अपवाद होता है, छोटे राज्यों में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री बनते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री सहित 10 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन हरियाणा का याद रखना है कम से कम 12, ज्यादा से ज्यादा 14। अब मनोहर लाल खट्टर, मैंने कहा था ना मनोहर लाल खट्टर जी ने शपथ कब ली थी? 27 अक्टूबर 2019 को ली। उस दिन क्या थी? दिवाली थी। 21 अक्टूबर को क्या आया? चुनाव हुआ। 24 को रिजल्ट आया। 27 को क्या ली थी? शपथ ली थी। और इनको शपथ दिलाई थी हरियाणा के 17वें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने। और अभी 18वें राज्यपाल बन चुके हैं बंडारू दत्तात्रेय। 16वें राज्यपाल थे कप्तान सिंह सोलंकी। पहले राज्यपाल थे धर्मवीर भारती। सबसे लंबा कार्यकाल राज्यपाल में वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का था, और सबसे कम कार्यकाल ओम प्रकाश वर्मा का था। दीपिका जी सर मेरा भी फर्स्ट डे है। आपको पूजा जी, दीपिका जी आपको क्लास कैसी लगी? आप दोनों गुड़िया जरूर बताना। ज्यादा से ज्यादा 14 मंत्री और कम से कम 12। बिल्कुल मनीष जी आप सही कह रहे हो। तो इनको शपथ दिलाई सत्यदेव नारायण आर्य। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? मनोहर लाल खट्टर का करनाल है। पार्टी कौन सी रहेगी? बीजेपी। 5 मई 1954 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था मनोहर लाल खट्टर का। रोहतक में जन्म हुआ, लेकिन विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? करनाल। करनाल को सीएम सिटी के रूप में जाना जाता है। अब इनके पास डिपार्टमेंट आपको देखने हैं, इन डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आएगा। मेन तो ना इस बार ना मनोहर लाल खट्टर ने क्या किया, पहली बार गृह मंत्रालय है ना ये नहीं रखा, और गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री इन्होंने किसको दे दी? अनिल विज को दे दी। किसको दे दी? अनिल विज जी को दे दी। और स्टार्टिंग में सीआईडी भी अनिल विज जी के पास था, लेकिन उनसे सीआईडी इन्होंने क्या ले लिया? खुद ले लिया। और इन्होंने खुद कौन सा मंत्रालय रखा है? वित्त मंत्रालय रखा है। तो हरियाणा के वित्त मंत्री पूछे ना तो कौन हो जाएंगे? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के वित्त मंत्री हो जाएंगे। और वित्त मंत्री है ना बजट में पेश करने का क्या करता है? काम करता है। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने 3 बार वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश कर चुके हैं, तो ये याद करना। बहुत अच्छी है सर, मैंने यूट्यूब पर बाकी ऑफलाइन सारी क्लासें ली है। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू गुड़िया। ठीक है, तो मनोहर लाल खट्टर जी के पास एक तो वित्त विभाग रहेगा, ठीक है, एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जन स्वास्थ्य, सिंचाई, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, जनसंपर्क योजना, न्याय प्रशासन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, आर्किटेक्चर, सामान्य प्रशासन, सीआईडी, पर्सनल एवं ट्रेनिंग, राजभवन, और अन्य जो डिपार्टमेंट किसी मंत्री के पास नहीं है वो रहेंगे। मेन मेन आप है ना एक तो वित्त याद कर लेना, क्योंकि वित्त मंत्री आ चुका है। टाउन एंड कंट्री प्लान से ये याद कर लेना। एक है सिंचाई मंत्री आया था, हरियाणा के सिंचाई मिनिस्टर कौन है? तो ये रहेंगे। और एक ये याद कर लेना आपका पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, क्योंकि इस बार ना जो बजट आया है ना इसमें किसको? दीपिका सर बहुत अच्छी क्लास है, थैंक यू गुड़िया। तो इस बार ना बजट में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दिया गया, तो ये आ सकता है सीआईडी। और पर्सनल एवं ट्रेनिंग, राजभवन मामले, अन्य विभाग जो किसी भी मंत्री के पास है नहीं है, वो किसके पास रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? करनाल। और ये लगातार है ना 2 बार सीएम बनने वाले हरियाणा के तीसरे व्यक्ति हैं। पहली बार लगातार 2 बार बने थे चौधरी बंसी लाल। कौन बने थे? चौधरी बंसी लाल लगातार 2 बार बने थे 1968 से 75 तक। फिर बने थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 से 2014 तक। और तीसरे वो कौन बने हैं? मनोहर लाल खट्टर। तो लगातार 2 बार, संगीता जी हेलो, लगातार 2 बार सीएम बनने वाले हरियाणा के कौन से व्यक्ति रहेंगे? तो लगातार 2 बार सीएम बनने वाले हरियाणा के तीसरे व्यक्ति कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। अब बात आती है दुष्यंत चौटाला, ठीक है, ये हरियाणा के क्या रहेंगे? डिप्टी सीएम रहेंगे। आज तक हरियाणा में 6 डिप्टी सीएम बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं? 6 बन चुके हैं। एक तो पहले कौन थे? चांदराम बन चुके हैं, मंगल सेन बन चुके हैं, मंगल सेन बन चुके हैं, डॉक्टर हुकुम सिंह बन चुके हैं, हुकुम सिंह बन चुके हैं,
बनारसी दास गुप्ता बन चुके हैं, बनारसी दास गुप्ता बन चुके हैं। चंद्रमोहन बिश्नोई बन चुके हैं, चंद्रमोहन बिश्नोई बन चुके हैं। और अभी वर्तमान में कौन है, दुष्यंत चौटाला। तो दुष्यंत क्या है ना, हरियाणा के ये क्या रहेंगे प्यारे बच्चों, हरियाणा के इतिहास के छठे डिप्टी सीएम रहेंगे। और सबसे युवा डिप्टी सीएम कौन रहेंगे, दुष्यंत चौटाला। वैसे प्यारे बच्चों उप मुख्यमंत्री का संविधान में कोई पद नहीं होता, जिसे ना कोई छोटा बच्चा रोने लगता है ना, उसको हम घर में खिलौना दे के चुप करवा देते हैं ना, वैसा उप मुख्यमंत्री का क्या होता है, पद होता है। जैसे बचपन में ना एक हम साइकिल लाया करते थे, और उस साइकिल में ना बीच में एक छोटी सी मतलब सीट बनी होती थी, तो छोटे बच्चे को हम उस पर बिठा दिया करते थे और वो खुश हो जाता था। वैसा ही उप मुख्यमंत्री का क्या होता है, पद होता है। रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए होता है, और कोई ये पद नहीं होता। तो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहेंगे। छठे उप मुख्यमंत्री रहेंगे, विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा इनका, उच्चाना। और इन्होंने जननायक जनता पार्टी है ना 9 दिसंबर 2018 को बनाई। इनका जन्म कब हुआ, 3 अप्रैल 1988 को। और जननायक जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या रहेगा, चाबी रहेगा। इससे पहले क्या था, चंपल होता था। जब इन्होंने 2019 में ना जींद उपचुनाव लड़ा था, और जींद उपचुनाव में पहली बार VVPAT का प्रयोग हुआ। ये पेपर में आ चुका है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का पहली बार प्रयोग कब हुआ था, जींद उपचुनाव 2019 में। ये नायब तहसीलदार के पेपर में क्वेश्चन आया था। इसमें जब आप कोई बटन प्रेस करते हो ना, आपने कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है ना, तो कहने का मतलब है आपने बटन दबाया तो बाद में पर्ची आ जाएगी, हाथ का निशान, कि आपने वोट किसको दिया है, कांग्रेस को दिया है। तो कहने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल क्या होता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उस टाइम इनका चुनाव चिन्ह चंपल होता था, अब इनका चुनाव चिन्ह क्या रहेगा, चाबी रहेगा। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों ये याद कर लेना, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, उचाना, याद करा देता हूँ। डिपार्टमेंट भी इनके पास याद करवा देता हूँ कौन कौन से रहेंगे। तो इनके पास डिपार्टमेंट रहेंगे, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन। दुष्यंत चौटाला का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, उचाना। याद कैसे करोगे, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बन गए तो हरियाणा की राजनीति में इनका स्थान क्या हो गया, ऊंचा हो गया। ऊंचा से उचाना याद कर सकते हो। इनके परिवार ने हरियाणा पर हमेशा क्या किया है, राज किया है, क्योंकि इनके दादा ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे, और इनके परदादा चौधरी देवीलाल सीएम थे। इन्होंने हरियाणा पर राज किया, लेकिन अभी इनके परिवार पर पीछे क्या आई थी, आपदा। इनके दादाजी कहाँ पर रहेंगे, जेल में रहेंगे। तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन दुष्यंत चौटाला कहते हैं हम आपके लिए क्या है, लाभकारी है। हम बन गए तो पेंशन कितनी होगी, 5100 रुपये होगी। ठीक है, हुई नहीं ना, बस ये चुनावी लुभावने हैं। बोला हम आपके लिए लाभकारी है, तो आबकारी एवं कराधान। हम उद्योग खुलाएंगे, उद्योग एवं वाणिज्य PWD हम हरियाणा में विकास करेंगे। हम आपको खाद्य और आपूर्ति देंगे। हाँ, ऐसे ऐसे उड़ा दिया नागरिकों को ना, ऐसे ऐसे सपने दिखाए वो हवा में उड़ने लगे। और हम आपके लिए घर बनाएंगे, पुनर्वास एवं चकबंदी। ऐसे करके आप ये डिपार्टमेंट याद कर सकते हो। इनका विधानसभा क्षेत्र याद रखना कौन सा रहेगा, उचाना रहेगा। ये प्यारे बच्चों कैबिनेट मिनिस्टर कौन रहेंगे, अनिल विज है। अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा, अंबाला कैंट रहेगा। और इस बार अनिल विज जी है ना, इनके पास गृह मंत्रालय रहेगा। लेकिन वैसे तो सबसे शक्तिशाली सीएम होता है, सीएम के बाद डिप्टी सीएम होता है, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम शक्तिशाली कम है, अनिल विज ज्यादा है, क्योंकि इनके पास होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय है। एक बार हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया था, जो पुलिस विभाग है वो किसके अंतर्गत आता है, वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस विभाग आता है। तो इनके पास विधानसभा क्षेत्र अंबाला कैंट है। विभाग कौन से है, गृह। ठीक है, गृह विभाग है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा शिक्षा है, अनुसंधान आयुष है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा है। 6 विभाग। याद कैसे करोगे, ऐसे अनिल और ऐसे अंबाला, अंबाला कैंट हो गया। और हमने आज तक है ना विजय प्राप्त नहीं की है घर पर, और कोई भी प्यारे बच्चों इंसान है ना वो घर पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि घर पे ना मैडम से शाम को रोटी भी खानी होती है ना, हर जगह विजय प्राप्त कर लेगा लेकिन घर पर नहीं कर पाएगा। ठीक है, और स्वास्थ्य, हम स्वास्थ्य के विभाग में आज भी पिछड़े हुए, इटली पहले नंबर पर था ना। तो चिकित्सा में
हमने आज तक विजय अनुसंधान साइंस में भी आज तक हम विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं जितनी मिलनी चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भी आज हम विजय हासिल नहीं कर पाए हैं और तकनीकी शिक्षा में भी विजय हासिल नहीं कर पाए हैं। ऐसे याद कर सकते हो। अनिल विज अम्बाला के सर, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ही लाजवाब है। हम बुक पढ़ रहे हैं बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे स्टोरी सुन रहे हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक साथ साथ याद हो जाते हैं। थैंक यू मनीष भाई, थैंक यू। ये आप सभी बच्चों का प्यार है। तो अनिल विज जी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? अम्बाला कैंट पार्टी पूछे तो भाजपा रहेगी और ये इनके पास विभाग रहेंगे। आप आज इजिली से याद कर सकते हो। कंवरपाल गुर्जर, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? जगाधरी यमुनानगर इनका विधानसभा क्षेत्र। केट में कितने नंबर वाला पास माना जाएगा? अभी तक तो ये क्वालिफाइंग को लेकर लड़ाई चल रही है। देखो, हम ये लड़ाई जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, लेकिन ना साथ साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा। कंवरपाल गुर्जर विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? जगाधरी रहेगा। ये याद कैसे करोगे? ठीक है, कंवरपाल, कंवर को कुंवारा पढ़ेंगे और कुंवारा आदमी है ना, मतलब क्या करता है प्यारे बच्चों? शिक्षा प्राप्त करना चाहता है ताकि जॉब लग जाए। अब जॉब लग गई ना तो वो घूमने के लिए वन में जाएगा, मैडम के साथ सेल्फी अपलोड करेगा, दोस्तों को भी तो जलाना होगा ना, पर्यटन के लिए जाएगा। कुछ दिन मामले ठीक चलेंगे, लेकिन बाद में क्या लगेगी? घर पर उसके संसद लगेगी। क्या लगेगी? इतना लेट क्यों आए? ठीक है, आपका फोन जब मैंने कॉल की तो फोन कहाँ पर बिजी था। अब मैडम के पास है ना, कोई अच्छा सा मैसेज भेज दिया ना तो भी शक करेगी, बोले आपके पास ये किसने भेजा था। ठीक है, और ना भेजे ना तो बोले मेरे पास मैसेज नहीं करते। तो घर पर बस जब संसद लगने लगेगी ना तो बंदा किसकी ओर जाएगा? जगाधरी की ओर जाएगा। एक दवाई आती है शाम को पीने की, ऐसा सुना है। तो कंवरपाल गुर्जर कुंवारा, कुंवारा आदमी शिक्षा प्राप्त करता है, जॉब लग जाए, वन में घूमेगा, पर्यटन में कुछ दिन मामला सही चलेगा, फिर संसद लगेगी और फिर है ना वो लोगों का क्या करना सीख जाएगा, सत्कार सीख जाएगा और सांस्कृतिक मामलों में हिस्सा लेना सीख जाएगा, क्योंकि इतनी क्लासें लगेगी। अब सत्कार, क्योंकि मैडम तो चाय बनाएगी नहीं, घर में कोई आ गया तो सत्कार तो आपको ही करना होगा। तो ये चीजें होती है। ऐसे है ना, एक चीज से आप सारी चीजें याद कर सकते हो। विधानसभा क्षेत्र जगाधरी यमुनानगर हो जाएगा। मूलचंद शर्मा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बल्लभगढ़। अभी बल्लभगढ़ को वर्तमान में हम बलरामगढ़ बोलते हैं। ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। तो याद कैसे करोगे सर? बल्लभगढ़ फरीदाबाद। मूलचंद शर्मा, शर्मा जी कोई भी काम फ्री में नहीं करते, तो फरीदाबाद हो गया, बल्लभगढ़। और इनके पास प्यारे बच्चों खनन है। मैंने आपको बताया था खनन खनिज एवं खनन। खनन है ना, मतलब उद्योग हरियाणा में सबसे ज्यादा कहां पर है? उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण। उद्योग हरियाणा में फरीदाबाद है, इसीलिए औद्योगिक नगरी कहते हैं। तो औद्योगिक प्रशिक्षण फरीदाबाद। और उद्योग के लिए क्या चाहिए प्यारे बच्चों? उद्योग का सामान एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए क्या चाहिए? परिवहन चाहिए। और उद्योगों के लिए पहले क्या क्या होना होगा? खोदना होगा। तो खनन एवं भूविज्ञान। और जब खनन होगा तो युवाओं को क्या मिलेगा? युवाओं के कौशल का विकास होगा। तो ये याद कर सकते हो। परिवहन, खनन एवं भूविज्ञान मंत्री पूछे गए थे हरियाणा के मूलचंद शर्मा। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण एवं चुनाव मामले किसके पास है? मूलचंद शर्मा। विधानसभा क्षेत्र बलरामगढ़ फरीदाबाद हो जाएगा। रणजीत सिंह, याद करना मुश्किल नहीं है। विधानसभा क्षेत्र रानिया। पहले आप पढ़ते थे महाराजा रणजीत सिंह, तो महाराजा रणजीत सिंह की क्या होती थी? रानियां होती थी। क्या होती थी? रानियां होती थी। और रानियां ना, जब राजा युद्ध लड़ने के लिए जाता था ना तो रानियां तिलक लगाती थी और राजा बिजली की तरह गरजता था और ऊर्जा के साथ युद्ध लड़ने जाता था और अपने दुश्मनों को कहां डाल देता था? जेल में डाल देता था। ऐसे याद कर लेना, चौधरी रणजीत सिंह की रानियां। और राजा युद्ध लड़ने बिजली की तरह ऊर्जा से जाता था और दुश्मनों को जेल में डाल देता था। और इस विधानसभा में सबसे बुजुर्ग रहेंगे चौधरी रणजीत सिंह, निर्दलीय है। जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल। विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? लोहारू भिवानी में आएगा। पार्टी बीजेपी है। याद कैसे करोगे? जयप्रकाश दलाल। ठीक है, लोहारू भिवानी। तो जयप्रकाश दलाल, याद दलाल से कर लेना। अंग्रेजों के टाइम की बात करूंगा। अंग्रेजों के टाइम में जो दलाल होते थे वो किसानों का लहू पी जाते थे। लोहारू हो जाएगा भिवानी में। और जो किसान कृषि करते थे और पशुपालन पालते थे, डेयरी करते थे, मछली करते थे, तो मछली पालते थे, उनका सभी का दलाल लोग क्या ले जाते थे?
मतलब उनकी उपज को ले जाते, और किसान कानून की सहायता नहीं ले सकता था क्योंकि वो दलाल किसके होते थे, अंग्रेजों के होते थे। ऐसे याद कर सकते हो, जयप्रकाश दलाल, लोहारू, पार्टी बीजेपी, विभाग कृषि एवं कृषि कल्याण, पशुपालन, डेयरी, मछली, कानून एवं विधायी, कुल 4 डिपार्टमेंट रहेंगे। बनवारी लाल, ये सबसे ज्यादा पूछा गया है। सुपर क्लास, थैंक यू सर। पीडीएफ मॉक टेस्ट कहाँ शो हो जाएगी? वो आप पीडीएफ के सेक्शन में मिल जाएगा, बुक के सेक्शन में, नहीं है तो आजकल में अपलोड हो जाएगा। बनवारी लाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? बाबल, ये आरक्षित सीट है और इनके पास है ना सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग एवं कल्याण विभाग है। याद करना मुश्किल नहीं है। बनवारी लाल भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बनवारी? हम राधा कृष्ण को, या भगवान श्री राधा कृष्ण जी को हम क्या बोलते हैं? बनवारी बोलते हैं। तो भगवान है ना, मतलब सभी का वो कल्याण करते हैं ना, तो सभी का कल्याण करते हैं। वो ये नहीं देखते कि अनुसूचित जाति से है या पिछड़ा वर्ग, वो सभी का समान रूप से सहकारिता, समान रूप से क्या करते हैं? कल्याण करते हैं। तो बनवारी लाल का विधानसभा क्षेत्र बाबल रेवाड़ी हो जाएगा। आगे आता है डॉक्टर कमल गुप्ता। ये प्यारे बच्चों इस बार अभी शपथ ली है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कमल गुप्ता, तो बीजेपी कमल, बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी कमल है, तो कमल खिलाना बीजेपी का जीवन का हिस्सा है, तो हिसार हो जाएगा। और इनके पास नगर निकाय एवं शहरी स्थानीय निकाय और सभी के लिए आवास, सभी के लिए आवास। बीजेपी कहती है तुम कमल खिलाओ, हम है ना नगर का और शहरों का विकास करेंगे और सभी को आवास देंगे। तो ये कमल गुप्ता हिसार से हो जाएंगे। नोट, इन्हें हरियाणा कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्री बनाया गया है 28 दिसंबर 2000। ये शपथ याद रख लेना, 28 दिसंबर 2021 को बंडारू दत्तात्रेय ने इन्हें शपथ दिलाई। पहले ये मंत्री नहीं थे, 28 दिसंबर को बने हैं। देवेंद्र बबली, इन्हें भी 28 दिसंबर 2021 को मंत्री बनाया गया है। इनका विधानसभा क्षेत्र टोहाना है और इन्होंने ना सुभाष बराला को चुनाव हराया था, जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हुआ करते थे। तो देवेंद्र बबली है ना, ये विधानसभा क्षेत्र टोहाना रहेगा। जन इनके पास विकास एवं पंचायत, क्योंकि पंचायती राज का चुनाव है, तो देवेंद्र बबली याद करना। एक पुरातत्व एवं संग्रहालय, 2 डिपार्टमेंट रहेंगे, विकास एवं पंचायत, पुरातत्व एवं मंत्रालय। इनका शपथ याद कर लेना, 28 दिसंबर 2021 को इनको शपथ दिलाई गई थी। अब राज्य मंत्री है ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश यादव विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? नारनौल। ओम प्रकाश यादव, याद किसको? इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? नारनौल। नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ में है। याद कैसे करोगे? हमें याद किसको करना चाहिए? घर पे हमारी जो नारी है ना, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और उनको याद करना चाहिए। और हमें याद किसको करना चाहिए? जो हमें न्याय दे उसे याद करना चाहिए। हमें सैनिकों और अर्ध सैनिकों को क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। तो ओम प्रकाश यादव सामाजिक न्याय, सैनिक एवं अर्ध सैनिक मामले इनके पास रहेंगे। मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। कमलेश ढांडा, ये इस मंत्रिमंडल में ना एकमात्र महिला मंत्री है। कैसे? कमलेश और कैसे कलायत। तो विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कलायत हो जाएगा। पार्टी पूछे तो कौन सी हो जाएगी? बीजेपी हो जाएगी। महिला है तो महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास इनके पास है। अभिलेखाकार मंत्रालय भी इनके पास है, क्योंकि अभिलेख होते हैं पुरानी चीजें, और पुरानी चीजों की देख रेख महिलाओं से अच्छी कोई नहीं कर सकता। हमें तो लड़कों को ना, मतलब एग्जाम देने के लिए रोल नंबर ढूंढना पड़ जाए ना कमरे में, तितर भीतर कमरा मिलेगा, 2 घंटे रोल नंबर ढूंढने को मिल जाएंगे, लग जाएंगे। और लड़कियों का कमरा नीट एंड क्लीन मिलेगा। ये संस्कार बचपन से ही होते हैं, लड़कियों में इनबिल्ट होते हैं। तो इनको अभिलेखाकार, महिला एवं बाल विकास। संदीप सिंह, ये हरियाणा के खेल मंत्री है और इन्होंने कहा है ओलंपिक में जो गोल्ड लाएगा ना, उनको ना क्या मिलेगा? चौथे स्थान पर रहने वाले को 50 लाख इस बार इन्होंने घोषणा की है, और बी ग्रेड जॉब दी जाएगी। संदीप सिंह विधानसभा क्षेत्र पेहवा कुरुक्षेत्र। संदीप सिंह हॉकी के खिलाड़ी थे, तो हॉकी के खिलाड़ी थे, कैसे उड़ते थे? हॉकी के ग्राउंड में हवा की तरह। पेहवा कुरुक्षेत्र खेल एवं युवा मामले। संदीप सिंह हॉकी खिलाड़ी है तो खेल तो खेलते थे, युवा थे ही। और प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी, युवाओं को प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी का क्या होता है? शौक। तो संदीप सिंह याद कर लोगे। आगे आता है अनूप धानक। अनूप धानक है विधानसभा क्षेत्र उकलाना है, ये आरक्षित सीट है। एक बनवारी लाल बाबल से, वो भी आरक्षित सीट है। तो जननायक जनता पार्टी
विभाग श्रम एवं रोजगार। श्रम एवं रोजगार में ये दुष्यंत चौटाला है ना, उनके पास है और उनको ये सहायता करेंगे श्रम एवं रोजगार में। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन वो भी दुष्यंत चौटाला के पास था। उद्योग एवं वाणिज्य दुष्यंत चौटाला के पास। खाद्य एवं आपूर्ति ये कहना उप मुख्यमंत्री के साथ अटैच रहेंगे, ठीक है, ये याद कर लेना। उकलाना वैसे म्यूजियम इनके पास एक डिपार्टमेंट म्यूजियम रहेगा वो अलग से, तो अनूप धानक हो गया। ये है प्यारे बच्चों दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला सबसे युवा खट्टर कैबिनेट में मंत्री है और रणजीत सिंह चौटाला सबसे बुजुर्ग मंत्री रहेंगे। और वैसे सबसे बुजुर्ग पूछे तो इन 14 को छोड़े रघुवीर सिंह काद्यान, सबसे युवा पूछे तो अभी भव्य बिश्नोई रहेंगे। ये थी आज की क्लास और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी है। और हर बच्चा ना कमेंट करके बताना कि साथ साथ चीजें इस तरीके से आपको याद हुई या नहीं, क्योंकि है ना मतलब मैं तो कहता हूँ अपने आसपास के बच्चों को आप सभी बताने की कोशिश किया करें कि ऐप पर दुरीना ऐप पर क्लासें स्टार्ट हो गई है। बड़े ही नॉमिनल चार्ज पर हम मतलब हमारा मकसद एक ही है कि हमारे पढ़ने वाले बच्चे जॉब लग जाए और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज की क्लास कैसी लगी हर एक बच्चा कमेंट करके जरूर बताए। कल आपसे हम है ना दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी भी हालत में एजुकेशन को रुकने मत देना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ये दुनिया है ये खैरियत नहीं हैसियत पूछती है, इसलिए देर से बने लेकिन जरूर बने। अपनों और अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए आपका जॉब लगना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। कल आपसे दोबारा भेंट होगी, तब तक के लिए अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए और किसी भी हालत में स्टडी से दूर मत जाना, ठीक है। तो मनीष जी आप टेक्निकल टीम के पास कॉल करना और मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।